तोड़ मालिक, गुड आफ्टरनून मालिक, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या मालिक? आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून मालिक, गुड आफ्टरनून। तोड़ मालिक, मेरे ख्याल से ऑडियो बरोबर है। तोड़ मैन, ओके मालिक। सो गुड आफ्टरनून मालिक। इधर किधर है ये? ऑल क्लियर। प्रेम वो स्टैंड मेरा लेके आना, मेरा स्टैंड, फोन का स्टैंड इधर रखने के लिए, इधर रखने के लिए स्टैंड नहीं है भाई। So good afternoon Bharat, good afternoon Abhishek, good afternoon Dhruv, good afternoon man, good afternoon. So let's start chapter 4 का part 2, chapter 4 का part 1. स्टैंड किधर है? इधर हुआ वो। ओके, तोड़ मालिक, तोड़ बड़ी बढ़िया। ओके तो भाई साहब जो ये वीडियोस देख रहे हैं ये कुरुक्षेत्र सीरीज है। ओके चैप्टर 4 को हम इस आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। चैप्टर 4 का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, मतलब कल कर लिया था लाइव सेशन में, जिसमें हमने स्टैंडर्ड्स, बड़े वाले स्टैंडर्ड्स हमने कवर किए, जिसमें स्टैंडर्ड का नंबर था 500, वो कवर किया हमने। 500 के बाद 610 कवर किया, 530 कवर किया और साथ में हमने 510 कवर किया था। आज के एजेंडा में या आज के स्टैंडर्ड में हम जो कवर करने वाले हैं वो 501, 505, 520 एंड 550, ये 4 स्टैंडर्ड कवर करने वाले, जिसमें ऑलमोस्ट सारे स्टैंडर्ड छोटे हैं एक्सेप्ट एक 520 को थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस या डिस्कशन लगेगा। तो लेट्स क्लोज ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ चैप्टर 5 और हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं बड़ी। तो चैप्टर 4 की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर 4 की कहानी, ओके वी आर स्टार्टिंग ऑन पेज 46 ऐसे 501। ओके तो 46 पेज की तरफ से 501 की तरफ जाते हैं। 501 का कॉन्टेक्स्ट क्या है? 501 इज बेसिकली एन ऑडिट एविडेंस स्टैंडर्ड। जैसे हमने स्टैंडर्ड 500 पढ़ा था कल, उसी के स्टैंडर्ड्स के लाइन पे 501 है। बट 501 इज ऑडिट एविडेंस फॉर सर्टेन 3 थिंग्स। वन इज इन्वेंट्री, वन इज लिटिगेशन एंड क्लेम एंड वन इज सेगमेंट इंफॉर्मेशन और सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो 3 चीजों के लिए 501 है फॉर सिलेक्टेड आइटम। तो सिलेक्टेड आइटम में कौन सी है? ओके पहला है इन्वेंट्री, दूसरा है लिटिगेशन एंड क्लेम एंड तीसरा है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तीनों में हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेंट्री में हमें टोटल 2 चीजें कवर करनी है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री चेक करनी है, यानी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ने बताई है क्या वो एग्जिस्टेंस में है, क्या वो कंडीशन उसकी सही है कि नहीं, ये देखना इस स्टैंडर्ड 501 का कॉन्टेक्स्ट है। अगर आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन देखना है, इन्वेंट्री के लिए और कुछ देखना है, ओके ये स्टैंडर्ड आपको क्राइटेरिया डिफाइन नहीं करता। तो अभी आपका क्वेश्चन ये होगा सर फिर इन्वेंट्री का ईआरसीवी कल वाला कॉन्टेक्स्ट अपन ने देखा था, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। अगर हमें सर व्हाट इफ हमें वैल्यूएशन देखना है, ओके हमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखना है इन्वेंट्री के लिए, तो आपको इसके लिए आपके प्रोसीजर, तोड़ प्रोसीजर करने पड़ेंगे। तोड़ मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल वाले प्रोसीजर, जिसमें आईसीआई, ओआरआर, ओके जिसमें से आप कोई भी प्रोसीजर कर सकते हो। अगर उसका भी आंसर आपको जानना है तो डेफिनेटली चैप्टर 5 का कॉन्टेक्स्ट, जहां पर इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे करते हैं वो उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हो। दैट इज हाउ द कॉन्टेक्स्ट वर्क्स। तो आपको एग्जाम में क्या आता है वो देखिए। अगर एग्जाम में आता है इन्वेंट्री का ऑडिट करना है, मैं वापस बोल रहा हूं इन्वेंट्री का ऑडिट करना है, और इन्वेंट्री के ऑडिट में हमें 2 चीजें चाहिए तो ही ये स्टैंडर्ड डिस्कशन में आएगा। और वो 2 चीजें क्या है? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। सेकंड लिटिगेशन क्लेम। लिटिगेशन क्लेम का हमें क्या चाहिए? कंप्लीटनेस हमें देखना है, यानी लिटिगेशन क्लेम जितने मैनेजमेंट ने बताया उतने ही है या उससे ज्यादा है, ये चेक करना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीटनेस। एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन में हम चेक करेंगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, तो 3 एजेंडा, 3 ऑब्जेक्टिव से हमारा ये स्टैंडर्ड बनता है। तो 501 ओके ऑडिट एविडेंस फॉर स्पेसिफिक आइटम्स। स्पेसिफिक आइटम्स में कितने आइटम है? 3, इन्वेंट्री, लिटिगेशन क्लेम एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग। इन्वेंट्री में हमें क्या चेक करना है? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। सेगमेंट रिपोर्टिंग में हमें क्या चेक करना है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। एंड लिटिगेशन क्लेम में हमें क्या चेक करना है? कंप्लीटनेस। ये 3 एजेंडा है। अगर आपको इसके अलावा कोई एजेंडा है तो ये स्टैंडर्ड कवर नहीं करता, वो स्टैंडर्ड आपको कोई और दूसरे स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड सिर्फ ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिफाइन करता है। तो आप क्वेश्चन में अलर्ट रहिए, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है इन 3 नाम को यूज किया जाता है उस टाइम पे थोड़ा सा अलर्ट रहिए और देखिए क्या ये क्वेश्चन का कंटेक्स्ट कैसा होगा। आई होप ये कनेक्ट हो रहा है मालिक।
तो मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी समझ में आई। इसके बाद सबसे पहली शुरुआत चालू होती है इन्वेंट्री से। तो लेट्स स्टार्ट विद इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन आता है सर इन्वेंट्री अगर अपने को एग्जिस्टेंस कंडीशन देखना है तो पहला क्वेश्चन आता है इन्वेंट्री अगर मटेरियल है। इन्वेंट्री अगर मटेरियल नहीं है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इन्वेंट्री मटेरियल है एंटिटी के लिए, जैसे ट्रेडिंग एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, इन्वेंट्री मटेरियल है। लेकिन अगर सर्विस एंटिटी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उनमें इन्वेंट्री ज्यादा मटेरियल नहीं होगा, तो आप ये इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो आपको क्या करना है वो डिफाइन किया हुआ है। तो आपको ये बोला हुआ है व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको ईयर एंड में आपको याद रखना होगा वर्ड ईयर एंड में आपको ओके जो हम बता रहे हैं वो करना होगा। सबसे पहला आपको जब भी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही होगी आपको जाके अटेंड करना होगा। ओके, हु विल बी डूइंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग? मैनेजमेंट, इट इज नॉट ऑडिटर। ओके, बट ऑडिटर विल बी देयर, ही विल बी अटेंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। Once again, I'm making you clear. Physical inventory counting will be done by management, but auditor will stand there when the physical inventory counting is done. Am I clear on this point? सेकेंड, ओके, अब यहां पर ये पॉइंट पे आप जब ध्यान रखना, जब वो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही होगी उस टाइम पे ऑडिटर क्या करेगा? तो उस टाइम पे चार चीजें करेगा। सबसे पहला, ऑडिटर इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर, यानी मैनेजमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दिए है या प्रोसीजर दिए है उसको इवैल्यूएट करना। इसका आप क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन तरीका एकदम सही है। इवैल्यूएट करना मतलब क्या? मैनेजमेंट की जो पॉलिसी प्रोसीजर है उसको चेक करना वो सही है या नहीं है। एग्जाम्पल, आई होप आप याद कर सकते हो ये एग्जांपल का, जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, उसको इन्वेंट्री का एक्सेस नहीं होना चाहिए। जिसके पास इन्वेंट्री का एक्सेस है उसको इन्वेंट्री रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं होना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है। आप जब मैनेजमेंट के पॉलिसी प्रोसीजर चेक करोगे तो आप देखिए इन्वेंट्री के लिए पॉलिसी प्रोसीजर में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बरोबर है क्या, हर जन को अथॉरिटी बरोबर दी हुई है क्या, डिवीजन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बरोबर है क्या, पावर कितना दिया हुआ है, पावर अब्यूज ना हो जाए, अब्यूज मतलब मिसयूज ना हो जाए, ये आपको चेक करना होगा। दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएट। प्लीज मार्क इट क्लियर। ओके, ऐसा हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ आपको इवैल्यूएट के ऊपर आ जाए, यानी आपको कुछ वो लोग एग्जांपल देवे कि भाई यार एग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है या कंट्रोल्स नहीं है, कंट्रोल्स वीक है। आपको क्या करना था? आपको करना था इवैल्यूएट, यानी मैनेजमेंट के जो कंट्रोल्स है, मैनेजमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस है ओके या प्रोसीजर्स है वो चेक करो बरोबर है कि नहीं है, पहला चीज। दूसरा सिनेरियो आपको क्या करना है? आपको ऑब्जर्व करना है परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर, यानी काउंट कौन करने वाला है? मैनेजमेंट। आपको क्या करना है? खाली ऑब्जर्व करना है। तीसरा सिनेरियो, इंस्पेक्ट करिए इन्वेंट्री को। अब ये क्वालिटी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, इन्वेंट्री अच्छी है या खराब हो गई है, उसकी क्वालिटी चेक करिए, इंस्पेक्ट करिए। एंड लास्ट पॉइंट, परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। एंड आई होप आपको याद होगा परफॉर्म टेस्ट काउंट इज नथिंग बट अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस कर लीजिए, यानी परफॉर्मेंस किसने किया हुआ है? मैनेजमेंट ने किया। आप क्या कर रहे हो? वापस उसको रीपरफॉर्म कर रहे हो। दैट इज व्हाट योर 4 पॉइंट्स नीड टू बी टेकन केयर फॉर द फर्स्ट टास्क। क्या ये फर्स्ट टास्क के लिए 4 पॉइंट क्लियर है मालिक? तो सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग आप अटेंड करिए, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अटेंड करिए। ठीक है सर, उधर जाके क्या करना है? 4 चीजें, मैनेजमेंट के प्रोसीजर जो भी रहेंगे उसको इवैल्यूएट करिए, सही है कि नहीं है। सेकंड, उसको ऑब्जर्व करिए वो परफॉर्म करते वक्त बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तीसरा, इंस्पेक्ट करिए इन्वेंट्री को। और चौथा सिनेरियो मोस्ट इंपोर्टेंट, आप खुद परफॉर्म करिए टेस्ट काउंट, यानी जो उन्होंने ऑलरेडी काउंट कर लिया उसको आप काउंट कर लीजिए, जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं फ्लोर टू शीट मेथड और शीट टू फ्लोर मेथड। ओके, यानी एग्जांपल, फ्लोर पे जाइए और देखिए इधर 10 इन्वेंट्री पड़ी है और बोलिए ये शीट में किधर लिखा है बताइए। ओके, शीट टू फ्लोर मेथड, शीट में कुछ लिखा होगा, आप बताइए फ्लोर में किधर है वो बताइए, काउंट करिए, रिकंसाइल करिए। दिस इज हाउ द थिंग्स कैन वर्क। आई होप ये कनेक्ट हुआ मालिक। तो पहला पॉइंट आपके लिए ये सिनेरियो। एंड सेकंड, ओके, ये लोग बोलते हैं व्हेन यू आर डूइंग द ऑडिट, परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर ओवर इन्वेंट्रीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, यानी ओके जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में है क्या यही इन्वेंट्री का कंटेंट या क्वांटिटी क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गया है कि नहीं गया है, ये चेक करना जरूरी है। दैट्स हाउ योर 4.3 कॉन्टेक्स्ट वर्क्स। क्या ये 4.3 वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया मालिक? आई होप ये कनेक्ट हो चुका है आप सबके लिए। तो इजी कनेक्शन है। तो सबसे पहला पॉइंट, इन्वेंट्री के लिए ऑडिटर क्या करेगा? तो क्वेश्चन ये है, इन्वेंट्री अगर मटेरियल है तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? ईयर एंड में जाके इन्वेंट्री अटेंड करनी चाहिए, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अटेंड करनी चाहिए और 4 चीजें करनी चाहिए। और सेकंड, वो इन्वेंट्री काउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स है क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बरोबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चेक करना चाहिए। आई होप ये कनेक्ट हुआ। सेकंड, ओके, दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या चल रहा है? ओके, अगर इन्वेंट्री काउंटिंग, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए मैनेजमेंट ही करने वाला है, आप तो करने नहीं वाले, पर आप अटेंड करोगे, तो अटेंड करके वहां पर करना क्या है? तो टेक्निकली एक सेपरेट क्वेश्चन है जो कि और ऊपर का ही सबसेट निकला हुआ है। तो उधर जाके क्या करना है? उधर जाके आपको इंस्पेक्ट करना है इन्वेंट्री टू असर्टेन इट्स एग्जिस्टेंस एंड इवैल्यूएट इट्स कंडीशन एंड परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट्स, यानी आपको उधर जाके ओके इन्वेंट्री को देखना है वो एग्जिस्टेंस में है क्या, उसकी कंडीशन क्या है और टेस्ट काउंट करने हैं बरोबर है कि नहीं है। सेकंड सिनेरियो,
ऑब्जर्व कंप्लायंस विद मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, यानी लोग जो उधर है इन्वेंटरी काउंट करने वाले, क्या वो मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो चेक करिए कंप्लायंस। एंड लास्ट पॉइंट, ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर, यानी मैनेजमेंट ने जो भी काउंट प्रोसीजर किया वो रिलायबल है कि नहीं है, यानी इन शॉर्ट ओके उन्होंने जो काउंट किया था क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेम दिख रहा है कि नहीं क्वांटिटी, ये चेक करिए। इन शॉर्ट ये तीनों के तीनों इज नथिंग एट, ये ऊपर के जो चार है ना इसी में से निकला हुआ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर सर ये क्वेश्चन कब लिखना है, ये आंसर कब लिखना है, ये आंसर कब लिखना है, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई ऑडिटर को प्रोसीजर बताइए कि ताकि वो इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक कर पाए, तो कौन सा वाला आंसर लिखोगे, ये वाला। ओके, अगर ऑडिटर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करने जा रहा है तो उधर वो क्या करने वाला है, वो क्या करने वाला है, तो ये तीन चीजें करने का रहेगा। ओके, आई होप ये क्लियर। ओके, अच्छा ये भूल भी गए, सपोज ये मिस भी हो गया आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लीजिए भाई, ये वाला पोर्शन कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे जाने वाला है। ओके, बट प्रिसाइजली दिस इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट वर्क्स विद। ये हुआ आपका नेक्स्ट वाला पॉइंट। ओके, इसके बाद मेरे को बताओ, इन्वेंट्री काउंटिंग करने के लिए जाओगे, ओके सीधा सीधा भगवान भरोसे जाओगे या पूरा प्लान करके जाओगे, प्लान करके जाओगे, तो प्लानिंग करते वक्त, इन्वेंट्री की प्लानिंग करते वक्त, इन्वेंट्री काउंटिंग की प्लानिंग करते वक्त क्या फैक्टर्स ध्यान में रखोगे, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैटर्स रिलेवेंट टू इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, जब फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए जाओगे तो उस टाइम पे प्लानिंग करते वक्त क्या फैक्टर्स ध्यान में रखोगे, क्या मैटर्स ध्यान में रखोगे। आंसर एकदम इजी है, जोड़ी बना देना। पहले कॉन्टेक्स्ट में आप देखना, ओके पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपके पहले 5 आप आराम से याद रख सकते हो साथ में। सबसे पहले इन्वेंट्री का नेचर क्या है, सेकंड कंप्लीशन कितना हुआ है, यानी WIP है या फिनिश गुड्स है। देखो इन्वेंट्री का नेचर क्या है, तो प्लानिंग आपको, अगर पेरिशेबल है तो प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी होगी, नॉन पेरिशेबल है तो प्लानिंग में थोड़ा 19-20 हुआ तो चल सकता है, 31 मार्च की जगह 2-3 दिन आगे पीछे गए तो भी चल सकता है। अगर नॉन पेरिशेबल है, पेरिशेबल है तो 31 मार्च को ही जाना चाहिए। रीजन सिंपल है, उस दिन की इन्वेंट्री में पेरिशेबल रहा तो अगले दिन फेंक सकते हो, नॉर्मल लॉस वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, RMM कितना है, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल कितना है, एंड प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रोसीजर सही है कि नहीं है। तो 5 चीजें, नेचर ऑफ इन्वेंट्री क्या है, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन कितना हुआ है, ओके RMM है कि नहीं है, कंट्रोल्स कैसे है, प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, और ये लास्ट के 3 RMM। देखो अगर कंट्रोल खराब है तो RMM ज्यादा है, RMM कम है तो कंट्रोल अच्छे है, और कंट्रोल अच्छे है तो प्रोसीजर, वो कंट्रोल जो फॉलो प्रोसीजर बताए गए क्या वो फॉलो हो रहे कि नहीं वो भी चेक कर लीजिए। अगर प्रोसीजर सब लोग फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा है ज्यादा इन्वेंट्री का कोई टेंशन रहेगा। लेकिन अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे तो इन्वेंट्री चेकिंग में ज्यादा काम करना पड़ेगा। आई होप ये कनेक्ट हुआ मालिक। ये पहले 5। उसके बाद व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, ये इन्वेंट्री काउंटिंग कब करने वाले हो। उसके बाद एंटिटी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम रख रहा है कि नहीं रख रहा है। एग्जांपल टाइमिंग क्या होगा, 31 मार्च है या 27 मार्च है, 31 मार्च को जाओगे, 27 मार्च को जाओगे, 5 अप्रैल को जाओगे, कब है टाइमिंग वो चेक करिए फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग का। कौन कर रहा है ये इन्वेंट्री काउंटिंग, मैनेजमेंट, वो कब कर रहा है उसके हिसाब से आप प्लान करिए। अगर 31 को वो काउंट ही नहीं कर रहा है, आप उधर जाके क्या करोगे, गोटा खेलोगे क्या रे, ओके गोटे तो नहीं खेलना होगा ना। तो अगर भाई साहब मैनेजमेंट कब कर रहा है वो पता करो, ये वाला फैक्टर रहेगा। अगला पॉइंट, ओके इन्वेंट्री में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है क्या, परपेचुअल मतलब वो एवर गोइंग कंटिन्यूइंग, 31 मार्च को ब्रेक करते हैं, नया सिस्टम लॉन्च करते हैं, नया काउंटिंग वापस रिकॉर्ड करते हैं, क्या ये ब्रेकिंग ब्रेक डाउन है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है कि नहीं ये देखिए। एंड लास्ट 2 पॉइंट, लोकेशन क्या है, अगर लोकेशन बहुत दूर है तो उसकी प्लानिंग तोड़ करनी होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है क्या। अभी जैसे एग्जांपल मेरे को बताइए, ऑयल एंड गैस आप ONGC का ऑडिट कर रहे हो या HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ऑडिट कर रहे हो, उनके इन्वेंट्री में तो पेट्रोलियम का कंटेंट होगा। अब ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो करना मुश्किल है ना, इसीलिए हमें किसकी मदद लग सकती है, एक्सपर्ट। तो आप देख लीजिए एक्सपर्ट की मदद लग रही है कि नहीं लग रही है, दैट्स व्हाट ए कंटेक्स्ट विल बी फोकस ऑन। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया सर, ये क्वेश्चन हो गया फैक्टर्स क्या है जब हम इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए प्लानिंग करेंगे, हम अटेंड करने के लिए प्लानिंग करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर मालिक, कैन वी क्लोज ऑन दिस, आंसर इज यस। ओके, तो ये मेरे ख्याल से ये क्लियर है। तो पहला आंसर क्या किया, अगर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए गए, मतलब आपको क्या करना है, अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो एज ए ऑडिटर आपको प्रोसीजर क्या करना है। सेकंड, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए गए तो हम क्या करेंगे। तीसरा, इन्वेंट्री काउंटिंग, जब फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की प्लानिंग करनी है उस टाइम पे क्या फैक्टर ध्यान में रखना है। अब अगला, ओके अब ये 4.6 और 4.7 को डिफरेंस समझ लेना। ओके, ये दोनों डिफरेंस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। 4.6, और याद रखना ये सारा का सारा एक साथ में लिखने को नहीं आएगा, डेफिनेटली केस स्टडी आएगा, एक क्वेश्चन पे केस स्टडी आ सकता है और क्वेश्चन के बेस पे आपको केस स्टडी का आंसर देना पड़ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक पूरा आंसर थियोरेटिकल आंसर आपको लिखने को आने वाला है। अब समझने की कोशिश करो, 31 मार्च को जाने का था, 31 मार्च को फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग जाना है, क्या ये समझ में आया। लेकिन व्हाट इफ मैनेजमेंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग 4 अप्रैल को कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ 31 मार्च जाके कुछ करोगे क्या आप, तो आप 4 अप्रैल को जाओगे। 4 अप्रैल को जाके क्या करने का उस दिन, ओके ये है आपका 4.6। तो 4 अप्रैल को जाके आप क्या करोगे, ओके यानी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग का डेट ही अलग है, 31 मार्च नहीं है, ईयर एंड बैलेंस शीट डेट नहीं है। तो अगर इन्वेंट्री काउंटिंग अदर देन बैलेंस शीट डेट पे हो रही है तो उस टाइम पे ऑडिटर को क्या करना है, तो ऑडिटर को जो ये प्रोसीजर पता है ना, ये तो ये फॉलो करना ही करना है, साथ में मैनेजमेंट एंश्योर करना चाहिए। मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, 31 मार्च को इन्वेंट्री, बैलेंस शीट में तो 31 मार्च की इन्वेंट्री आएगी ना, और आपने 4 तारीख को काउंट किया है, तो 4 तारीख को जब काउंट
काउंट करोगे तो परचेज एंड सेल्स को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा, ये मैनेजमेंट करेगा, ऑडिटर नहीं करेगा। तो आपको चेक करना है क्या ये मैनेजमेंट ने बराबर किया है कि नहीं किया है। और अगर बाई चांस ये करते वक्त कुछ भाई ऊपर नीचे लॉस वॉस कुछ आ गया या कैलकुलेशन बराबर नहीं आया, तो इसको मैनेजमेंट ने कैसे डील किया है, ये आपको एडिशनल काम करना पड़ेगा। तो 31 मार्च को अगर आप गए तो ये काम करिए। आप 4 अप्रैल अदर देन बैलेंस शीट डेट को गए, क्योंकि मैनेजमेंट काउंट ही अदर देन बैलेंस शीट डेट को कर रहा है, तो ये तो करना ही करना है, क्योंकि मैनेजमेंट जो कर रहा है उसका प्रोसीजर इवैल्यूएट करिए, ओके, मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करिए, ये करना ही करना है। लेकिन साथ में ओके आपको एडिशनल चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो ट्रांजैक्शन है 4 अप्रैल से 31 मार्च तक का, वो बराबर एडजस्टमेंट किया है क्या परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में। और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में अगर वो बराबर किया है वो चेक कर लीजिए, और उधर अगर कोई डिफरेंस मिला हुआ है तो डिफरेंस को कैसे डील किया हुआ है ये आपको देखना होगा। Okay, तो physical inventory counting conducted other than at the date of financial statement, the auditor shall, in addition to the procedure required above, यानी ऊपर के प्रोसीजर करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ एडिशन में क्या करना है, perform audit procedure to obtain evidence about whether changes in inventory between count date and date of financial statement are properly recorded, यानी परचेज सेल्स बरोबर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या ये पॉइंट क्लियर है मालिक? ओके तो ऑनलाइन पढ़ लोग जो भी आगे पीछे आ रहे हैं भाई, जब भी ज्वाइन हो रहे हैं प्लीज डू, इफ यू आर वाचिंग द वीडियो एंड लाइकिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है मालिक, तो और बढ़िया मालिक। ओके तो यहां तक की कहानी आपकी हो जाती है। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्टेक्ट आता है अगला पॉइंट, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड इन फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। यानी अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, 31 मार्च को इन्वेंटरी काउंटिंग हो रही थी, आपने फ्लाइट की टिकट बुक कर ली थी सुबह, क्योंकि इन्वेंटरी काउंटिंग आसाम में हो रही है, तो आपने सुबह 8 बजे की फ्लाइट की टिकट बुक कर ली पुणे से। अब पुणे या मुंबई से फ्लाइट टिकट बुक कर ली, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है जैसे मुंबई में अभी मुंबई या पुणे में बस महाराष्ट्र में फ्लड जैसी सिचुएशन चल रही है, तो फ्लाइट ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई। अब मेरे को बताओ 31 मार्च को सुबह मुझे मालूम पड़ता फ्लाइट कैंसिल हो गई, क्या मैं अटेंड कर पाऊंगा इन्वेंटरी काउंटिंग? नहीं, मैनेजमेंट तो इन्वेंटरी काउंटिंग 31 मार्च को कर रहा है, पर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस केस में मैंने क्या करना चाहिए, तो मैंने इन्वेंटरी काउंटिंग जो है वो अल्टरनेट डेट पे करनी चाहिए। समझ में आया? तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन 4.6 एंड 4.7 ना बड़ी। 4.6 इज मैनेजमेंट ही खुद अलग डेट पे कर रहा है, 4.7 मैनेजमेंट 31 मार्च को ही कर रहा है, लेकिन हम 31 मार्च को नहीं जा पा रहे क्योंकि कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हुए। अनफोर्सीन मतलब जिसके लिए प्लान नहीं किया था। एग्जांपल, उस दिन मैं बीमार हो गया, या उस दिन ऑडिटर बीमार हो गया, या उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उस दिन एक्सीडेंट हो गया, उस दिन फ्लाइट कैंसिल हो गई, व्हाटएवर इट मे बी। ओके, इस केस में क्या करने का, तो याद रखना जो भी अगला डेट है उस डेट पे जाइए आप, यानी एग्जांपल 4 अप्रैल 5 अप्रैल पे जाइए। ओके, उस दिन आप जाइए और हो सके तो इन्वेंटरी काउंटिंग के जो प्रोसीजर है वो करिए। ओके, और इंटरविनिंग ट्रांजैक्शन चेक करिए। इंटरविनिंग यानी देखो पिछले वाले केस में क्या था, 4.6 में मेरे को बताओ 4 अप्रैल से 31 मार्च तक का एडजस्टमेंट कौन कर रहा था? मैनेजमेंट। और अपन चेक कर रहे थे एडजस्टमेंट बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, बट यहां पर अपने को ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैनेजमेंट तो 31 मार्च को काउंट करके चला गया होगा। अगर मैनेजमेंट है तो ठीक है, बात कर लीजिए, लेकिन प्रिसाइजली आपको ध्यान में रखना। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ओके, आई होप ये क्लियर है बड़ी। ओके, A.K. Pandya G told in CA final now, but I still miss studying with refers sir's video. Those were the days. Love it. Thanks a lot, Malik. I also love you. Okay, so भाई मेरा भी बहुत मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए. Definitely the trend has been changed, the transition has been changed, the things have been changed, but one thing is constant. Okay, अपन को पढ़ाना है बस, दैट्स इट। ओके, वन थिंग इज वेरी कांस्टेंट। तो मालिक, क्या इधर तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है मालिक? ये तो यहां पर क्या करेगा, ऑडिटर शैल मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट ऑन अल्टरनेट डेट एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन इंटरविनिंग ट्रांजैक्शन। इंटरविनिंग ट्रांजैक्शन समझ में आया? ओके, 4 तारीख से लेकर 31 मार्च तक अभी प्लस माइनस तू कर, अभी वो मैनेजमेंट नहीं करेगा, वो तू करेगा। क्या ये समझा मालिक? दैट्स इट। ओके, ये हुआ। सर व्हाट इफ अभी इन्वेंट्री यूक्रेन में या ईरान में है जहां पर लड़ाइयां हो रही है, क्या वहां पर ऑडिटर जाएगा? पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज कॉल्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द अटेंडेंस ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग बिकम इम्प्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकेबल। प्लीज डू अंडरस्टैंड, टाइम एंड कॉस्ट कैन नेवर बी द ग्राउंड दैट इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल। आसाम में जाने का कॉस्ट ज्यादा लगेगा, उसका टाइम ज्यादा लगेगा, और उसकी वजह से ये सारा सिनारियो होगा, ये इसकी वजह से मैं इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए नहीं जाऊंगा, ये मेरे लिए इम्प्रैक्टिकेबल है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये मेरे लिए ओके इम्प्रैक्टिकल का ग्राउंड नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल का ग्राउंड नहीं है, ये आपको करना चाहिए। ओके, इम्प्रैक्टिकेबल कब है? जब थ्रेट्स टू द लाइफ ऑफ ऑडिटर है। अगर ऑडिटर की लाइफ को थ्रेट्स है तो ये इसको इम्प्रैक्टिकेबल माना जाएगा। जैसे यूक्रेन में जाओगे या ईरान में जाओगे तो हो सकता है आपकी जान जा सकती है। ओके, या कुछ बीमारी का कुछ कॉन्टेक्स्ट चल रहा है और वहां पर इन्वेंट्री पड़ी हुई है, हो सकता है ये डैमेजिंग होगा, हो सकता है आपके लिए बहुत वर्स्ट होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग का पॉइंट। ओके, इम्प्रैक्टिकेबल, ये समझ में आया? तो इम्प्रैक्टिकेबल में क्या करने का? अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करने का। अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर पाए तो क्या करने का? 705 मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट audit evidence, qualified or disclaimer depending on material and pervasive.
The auditor shall perform alternative audit procedure to obtain sufficient appropriate audit funds regarding existence and condition of inventory. If not possible, 705. Okay, ये चीज ध्यान रखना. In some cases, attendance of physical inventory counting may be impracticable. The matter of general inconvenience, okay, to auditor, however, is not sufficient to support the decision that attendance is impracticable. General inconvenience, time नहीं है, cost ज्यादा जा रही है, general inconvenience है, ये impracticable situation में नहीं जाएगा इस पर 501. The matter of difficulty, time, cost involved is not itself a valid base for auditor to omit the audit procedure. क्या ये समझ में आया मालिक? तो मेरे ख्याल से ये वाला भी कॉन्टेक्स्ट समझा. In some cases, attendance is impracticable. Alternative audit procedure will perform. In other cases, however, it may not be possible to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition of inventory. 705 requires to auditor to modify the opinion. क्या ये पक्का झेपा? That's it. Okay, it's one of the ये मेरे ख्याल से लॉजिक सबके दिमाग में गया मालिक. लॉजिक एकदम क्लियर है. अब क्वेश्चन है, अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के कस्टडी में है तो क्या करने का? तो यहां पर आपको दो चीज करनी है. सबसे पहले ओके कंफर्मेशन करने का थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो अगला स्टैंडर्ड है कि भाई इन्वेंट्री आपके पास है क्या, ये कंफर्मेशन करिए. ओके, अगर कंफर्मेशन हो गया, वो हाँ बोलता है, फिर उसका इंस्पेक्शन करिए वो इन्वेंट्री का, या अदर ऑडिट प्रोसीजर करिए. इंस्पेक्शन पॉसिबल है तो जाके इंस्पेक्शन करिए. ओके, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो अदर ऑडिट प्रोसीजर. अदर में क्या आएगा? 4 डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करिए. ओके, रिक्वेस्ट कंफर्मेशन कि भाई यार ये प्लेज रखा हुआ है क्या, इन्वेंट्री है, प्लेज है, गिरवी रखी हुई है, ऐसा ये रिक्वेस्ट करिए. अटेंडिंग और अरेंजिंग अनदर ऑडिटर टू अटेंड. ओके, मैं नहीं जा रहा हूं तो किसी और ऑडिटर को बोल दूंगा, तू ऑडिट हो, तू उधर इन्वेंट्री काउंटिंग करके आ जा, इंस्पेक्शन करके आ जा. एंड ऑब्टेन्ड अनदर ऑडिट रिपोर्ट. अब ये जो जिसके थर्ड पार्टी है, जिसके कंट्रोल में इन्वेंट्री है, क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ये इन्वेंट्री लिखी जाएगी? आंसर इज यस. और क्या लिखा जाएगा नोट्स में कि ये इन्वेंट्री ओके उसके क्लाइंट की नहीं है, तो वो चेक कर लीजिए. तो ये 4 आप काम कर सकते हो. याद रखना ये 6 पॉइंट कब लिखने हैं, पहले 2 और सेकंड के 4 पॉइंट, टोटल 6 पॉइंट कब लिखने हैं. अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई इन्वेंट्री अपने पास नहीं है, इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास है, क्लाइंट के पास नहीं है, थर्ड पार्टी के पास है, तो आप क्या करोगे? तो एज ए ऑडिटर 2 चीज करोगे, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करोगे और इंस्पेक्शन करोगे. और इंस्पेक्शन नहीं कर पाए तो और कुछ करोगे, और कुछ में कितनी चीजें करोगे? 4. क्या ये समझा बड़ी? ओके, 4 चीजों में सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है? डॉक्यूमेंटेशन इंस्पेक्ट करना है. सेकंड सिनेरियो कंफर्म करना है कि इन्वेंट्री मॉर्गेज तो नहीं रखी गई है. तीसरा सिनेरियो भाई साहब आपको देखना है, अदर ऑडिटर को भेज दीजिए उधर इन्वेंट्री चेक करने के लिए. चौथा सिनेरियो उनकी ऑडिट रिपोर्ट लीजिए, जो ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पार्टी है उनकी ऑडिट रिपोर्ट लीजिए और उसके बेसिस पे देखिए कि इन्वेंट्री उन्होंने अलग की है कि नहीं. क्या ये कॉन्टेक्स्ट समझा मालिक? एवरीवन ओके, तो ये हो गया 501 का पहला कॉन्टेक्स्ट. तो 501 के पहले कॉन्टेक्स्ट की कहानी को अपन क्लोज कर सकते हैं, दैट इज एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री. अब सेकंड कॉन्सेप्ट जाता है कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम. अब लिटिगेशन एंड क्लेम की बात करें तो सेकंड पॉइंट में हमको लिटिगेशन क्लेम का क्या चेक करना है बड़ी? तो लिटिगेशन क्लेम का हमें चेक करना है कंप्लीटनेस. आपको कोई भी डाउट आया तो आप लिख सकते हो, कमेंट में डाल दीजिए. ओके, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा मालिक. तो पहला पॉइंट ओके मेरे को बताइए, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन क्लेम. कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन क्लेम, लिटिगेशन क्लेम मतलब क्या? केसेस जो अपनी कंपनी के अगेंस्ट है वो कंप्लीट है कि नहीं वो चेक करना है. अब ये कंप्लीट है कि नहीं वो क्या चेक करना है? ओके, एग्जांपल मैं क्लाइंट के पास गया और क्लाइंट को बोला कितने केस है, क्लाइंट ने बोला 10 केस है मेरे अगेंस्ट, 10 केसेस है मेरे अगेंस्ट. अब अपने को चेक करना है 10 ही है या 10 से ज्यादा है. ओके, 10 से ज्यादा है. अगर 10 से ज्यादा है तो इशू आएगा. 10 है कोई दिक्कत नहीं है. कंप्लीटनेस, व्हाट शुड हैव बीन इंक्लूडेड, हैव बीन इंक्लूडेड. व्हाट शुड हैव बीन इंक्लूडेड, हैव बीन इंक्लूडेड. क्या ये समझ में आ रहा है? व्हाट शुड हैव बीन इंक्लूडेड, हैव बीन इंक्लूडेड, दिस इज कॉल्ड कंप्लीटनेस. इसको अपन को चेक करना है. तो इसके लिए सर कितनी चीजें करनी है? 3 चीजें और एक WR याद रखने का. पहला पॉइंट मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है कि भाई यार तुम्हारी इन्वेंट्री के केसेस कितने हैं. सेकंड, रिव्यू मिनट्स ऑफ मीटिंग करना है. सर किसका? TCWG प्लस लॉयर. ओके, ये लोग ना आपस में बैठा होंगे और अपन का मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक करना चाहिए. अब सर मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक करके क्या फायदा होगा? एग्जांपल, अगर उन्होंने 10 केस के नाम दिए हुए हैं, एग्जांपल केस के नाम क्या है? P1, P2, P3, P3 ऐसे P9 तक केस के नाम है, 10 नाम. ओके, बोले ये 10 केस हमारे अगेंस्ट हुए हैं. अब जब मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक करूंगा TCWG और लॉयर का जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल होगा उसका जब चेक करूंगा तो हो सकता है एक नाम X भी दिख जाए कि X ने भी केस किया था. हो सकता है वो केस सलट जाए, हो सकता है वो केस क्लोज हो जाए, व्हाटएवर इट में भी, लेकिन एक नाम मिला ना जो तेरे को मिला नहीं था पहले. ओके, ये वाला कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा. तो मिनट्स ऑफ मीटिंग क्यों चेक करना है समझ में आ रहा है? तो मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक करके आपको कुछ ऐसे ही लिटिगेशन क्लेम के नाम मिल सकते हैं जो आपको दिए नहीं है मैनेजमेंट में. तो ये आपको क्रिएट करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मैं वापस बोल रहा हूं, देखो यहां पर जब इन्वेंट्री लिटिगेशन क्लेम को ऑडिट करने जाओगे कंप्लीटनेस, तो आपको ये 3 करने हैं. ये 3 करने के बाद अगर कोई आपको रिस्क नहीं मिला और आपको मालूम पड़ रहा है कि 10 ही है, ओके, स्टैंडर्ड ओवर.
लेकिन अगर ये करने के बाद आपको मालूम पड़ा कि उधर क्या है, आरएमएम है लिटिगेशन क्लेम में, आरएमएम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी गलत होने की संभावना है, रॉन्ग आंसर देने की संभावना है, तो इस केस में आपने नीचे वाला काम करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो सर पहला क्या काम करना है, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा क्या काम करना है, मिनट्स ऑफ मीटिंग विद टीसीएफजी एंड लॉयर, तीसरा रिव्यू लीगल एक्सपेंस अकाउंट। लीगल एक्सपेंस अकाउंट मतलब क्या, ओके इनवॉइसेस मांगी लॉयर ने, एक्सटर्नल लॉयर जो होगा उसने इनवॉइस दिए होगे ना, पैसे देने के पहले इनवॉइस दिए होगे, और जब वो इनवॉइस देगा, वो इनवॉइस में मालूम है ना, ये हियरिंग के लिए मैंने इतने लिए, ये हियरिंग के लिए मैंने इतने लिए, ऐसा किया है, कोर्ट केस किया है मैंने ये लिए, एमओए बनाया, एओए बनाया, इसके लिए इतना लिया, ये मालूम है ना। अब इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो ना कि कोई नाम है जो 10 नाम दिए हुए, और जो इधर लीगल एक्सपेंस अकाउंट है इसमें कोई नया नाम मिल रहा है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? आंसर इज यस। और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए कॉन्टेक्ट करना है। प्लीज मेक इट श्योर, इसको मैं चौथा नाम आपको दे सकता हूं, WR, ये लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन आप याद रखना ये 3 कब आंसर में लिखोगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ऑडिटर को ढूंढना है कि लिटिगेशन क्लेम में आरएमएम है या नहीं है, लिटिगेशन क्लेम में आरएमएम है कि नहीं है, लिटिगेशन क्लेम में आरएमएम है कि नहीं है, क्या ये सबके दिमाग में क्लियर है? अगर लिटिगेशन क्लेम में आरएमएम है तो कैसे ढूंढ सकते हैं, आरएमएम है कि नहीं ढूंढ सकते हैं, कैसे ढूंढना है, ये 3 से। अब क्वेश्चन ये है, अगर आरएमएम नहीं मिला, यानी कुछ नया नाम नहीं मिला, नया नाम नहीं मिला, आपको जो 10 नाम दिए थे वही नाम है, नया नाम नहीं मिला, समझ में आ रहा है कि सबको, नया नाम नहीं मिला, नया नाम नहीं मिला, तो भाई साहब स्टैंडर्ड ओवर। तो मेरे को बताओ ये 4.11 पे जाना कब है? अगर मुझे आरएमएम मिला लिटिगेशन क्लेम में तो ही 4.11 पे जाऊंगा। क्या ये समझा क्या सबको? मेरे को एक बार फटाफट इस चीज के लिए बताइए 4.11 पे जाना कब है, क्योंकि वन दैट इज डन वी आर डन विथ ऑलमोस्ट 501 का मेजर पोर्शन। क्या ये क्लियर है? तो मेरा क्वेश्चन है, अगर मैंने बोला मुझे आरएमएम ढूंढना है, टू आइडेंटिफाई एन एसएस आरएमएम, टू आइडेंटिफाई एन एसएस आरएमएम, सुनो सुनो सुनो, टू आइडेंटिफाई एन एसएस आरएमएम, ओके, इन लिटिगेशन क्लेम, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन क्लेम, टू आइडेंटिफाई एन एसएस आरएमएम इन कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन क्लेम, पहले 3, okay, while doing the audit of litigation claim, okay, it's completeness of litigation claim, we identified RMM is there, as a auditor how you will respond, तू कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है, तो यहां पर आपको पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला कॉन्टेक्स्ट। आई होप सबको याद आया ये आंसर। तो इफ ऑडिटर एसेस आरएमएम रिगार्डिंग लिटिगेशन क्लेम कम्युनिकेशन विद एंटिटीज लीगल काउंसिल, तो सबसे पहले आपको किससे बात करनी होगी? लीगल काउंसिल से बात करनी होगी। किससे बात करनी पड़ेगी? लीगल काउंसिल, जो भी आपका लीगल काउंसिल होगा उससे बात करिए। द ऑडिटर शैल इन एडिशन टू द प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय अदर एसे सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एंटिटीज लीगल काउंसिल। ये पहला पॉइंट नोट रखिए, यानी अब सबसे पहले जब भी आपको आरएमएम मिला, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म बाय अदर एसे, अब याद रखना क्योंकि ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, लीगल केस है, तो 100% एस्टिमेट्स आने वाला है। तो अगर एस्टिमेट्स आने वाला है तो ऐसे 540 फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली अगर आरएमएम आया तो ऐसे 540 फॉलो ही करना पड़ेगा एस्टिमेट्स में, यानी वो अमाउंट बराबर है कि नहीं है, क्या है, क्या सीन है, क्योंकि गड़बड़ उसी में हो सकती है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा 501 क्या बोलता है? ओके, आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए लीगल काउंसिल से, जो एंटिटी का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आएगा सबको? पहला पॉइंट दिमाग में आया क्या? ओके, तो जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे को बताइए भाई साहब, मेरे को बताइए, लॉजिक क्लियर है तो मेरे को बताओ, अगर लिटिगेशन क्लेम में आरएमएम मिला तो सबसे पहले क्या खाली 501 करना पड़ेगा या दूसरे प्रोसीजर भी करने पड़ेंगे? अगर लिटिगेशन क्लेम में आरएमएम मिला तो मेरे को बताइए 501 करना पड़ेगा या दूसरे प्रोसीजर भी करने पड़ सकते हैं? दूसरे प्रोसीजर भी करने पड़ेंगे। सर दूसरे प्रोसीजर कौन से करने पड़ेंगे? 540 आपको करना पड़ सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन उसके अलावा 501 क्या करने बोलता है? उसके अलावा 501 क्या करने बोलता है? उसके अलावा 501 क्या करने बोलता है? सब लोग मेरे साथ। तो 501 बोलता है, पहला पॉइंट 501 बोलता है एक्सटर्नल लीगल कम्युनिकेशन काउंसिल के साथ पहला कम्युनिकेट कर, उससे साथ बात कर। ओके, सेकंड, ये कैसे कर सकता हूं सर? उससे बात क्या, उसके घर पे जाना है क्या? नहीं, लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजनी है। क्या भेजनी है बड़ी? लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजनी है। लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजनी है बड़ी। क्या भेजना है? लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजनी है। क्या हो गया रे भाई यार, अभी इसको कुछ हो गया आज। लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजनी है, इधर ऊपर ऊपर ऊपर, या आई मिस्ड आउट। लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजनी है आपको। ओके, ये सेकंड पॉइंट याद रखने का, लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजनी है। तो पहला पॉइंट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करिए लीगल काउंसिल से।
सेकंड पॉइंट, ओके, लेटर ऑफ इंक्वायरी के थ्रू ये कम्युनिकेशन करिए, लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजिए, ओके, एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली। बट ऐसा हो सकता है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल भी अपने बंद मतलब पॉइंट से बंधा हुआ है, जैसे अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, चैप्टर 11 देखा था ना, वैसे ही लॉयर की भी तो इथिकल रिक्वायरमेंट होंगे। उस केस में दे आर नॉट परमिटेड टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। इफ लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट्स एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल फ्रॉम कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद ऑडिटर, द ऑडिटर शैल परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा सिनेरियो, ओके, अगर बाई चांस लीगल काउंसिल परमिट नहीं कर रहा है कि भाई हम आपको बात नहीं करने वाले, इस केस में तूने अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। एंड ओके, जैसे ही यहां पर इफ इट इज लाइकली कंसिडर्ड अनलाइकली दैट एक्सटर्नल एंटिटी लीगल काउंसिल विल रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी, द ऑडिटर मे सीक डायरेक्ट ओके कम्युनिकेशन थ्रू लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। यानी ये चौथा पॉइंट क्या बोलता है, प्लीज अंडरस्टैंड करिए। देखो, अगर लॉ रेगुलेशन उसको प्रोहिबिट करता है तो आपको आप करना पड़ेगा, आप मतलब अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन लेटर ऑफ इंक्वायरी मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं कर रहा है पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इस केस में मैनेजमेंट के पास जाइए और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की कोशिश करिए, ओके, थ्रू लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। यानी अब उसमें स्पेसिफिक डालिए, जनरल इंक्वायरी मतलब जनरल पूछ रहे हो, स्पेसिफिक मतलब पूछिए, स्पेसिफिक में ही ये लोग आंसर देते हैं। 501 बोलते हैं तीन चीजें पता करिए, लिस्ट ऑफ लिटिगेशन क्लेम उसको दीजिए, सेकंड ओके मैनेजमेंट के असेसमेंट्स उसको बताइए, और तीसरा उसको बोलिए कि भाई तू ये कंफर्म कर कि मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट दिया रीजनेबल है कि नहीं है, और अगर तू रीजनेबल नहीं है बोलता है तो मुझे ग्राउंड भी दे कि रीजनेबल क्यों नहीं है। तो लेटर ऑफ, प्लीज डू अंडरस्टैंड, क्या डायरेक्टली मैंने ये लेटर भेजना है, स्पेसिफिक इंक्वायरी का लेटर भेजना है या जनरल इंक्वायरी का भेजना है, जनरल इंक्वायरी। लेकिन जनरल इंक्वायरी का अगर मुझे लग रहा है आंसर नहीं मिलने वाला है, मैनेजमेंट आंसर नहीं देगी, तो मैंने क्या कौन सा लेटर भेजना चाहिए, लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, मैंने कौन सा लेटर भेजना चाहिए, लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। क्या ये पॉइंट क्लियर? ओके, ये सिनेरियो हो सकता है। इसके अलावा और स्टैंडर्ड क्या बोलता है, द ऑडिटर में ऑल्सो जज इट नेसेसरी टू मीट विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। यानी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि लीगल काउंसिल को मिलना भी पड़ सकता है। लेकिन ऐसा मिलना पड़ सकता है मतलब क्या है, ओके, मिलना पड़ेगा, चाय पे मिलते हैं, लेकिन चाय पे चर्चा करते हैं, मिलते हैं। तो कब कब, ये हमेशा नहीं मिल सकते, तीन सिचुएशन रही तो मिल सकते हैं। पहला, द ऑडिटर डिटरमाइन द मैटर इज सिग्निफिकेंट रिस्क, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो लीगल काउंसिल से मिलिए। सेकंड, द मैटर इज कॉम्प्लेक्स, काउंसिल से मिलिए। एंड तीसरा, देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, ये लीगल काउंसिल और मैनेजमेंट के इसमें अगर डिफरेंस है, डिसएग्रीमेंट है, तो भाई जाके मिलिए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो तीन पॉइंट में ओके हमें लीगल काउंसिल को मिलना पड़ेगा। लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी में हमको ये तीन पॉइंट देनी पड़ेगी, और डायरेक्टली इससे नहीं चालू करने का, सबसे पहले क्या भेजने का, लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो अल्टरनेट देखने का। लेकिन अगर आपको लगता है वो रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं है क्योंकि लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं करना, वही नहीं करने वाला है, इस केस में स्पेसिफिक इंक्वायरी का लेटर भेजने का जिसमें तीन पॉइंट है। और अगर आपको लगता है कि भाई यार मिलना पड़ेगा, तो ये तीन कारण दिखे तो आपको मिलना चाहिए, किसके साथ, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ। लेकिन एक चीज नोट रखना, ये जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की अपन जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये मिलना है या उसको लेटर भेजना है, ये क्या बिना मैनेजमेंट को बताए करने वाले हो या मैनेजमेंट को लूप में रख के करने वाले हो? याद रखना, ये मैनेजमेंट को लूप में रख के रखा जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है मालिक? ये हमेशा मैनेजमेंट को लूप में रख के रखा जाता है। क्या ये क्लियर है? ओके, दैट्स इट। एंड इसके अलावा अगर इसके बाद मैनेजमेंट मना करता है, मतलब लूप में रखा था पर मैनेजमेंट बोलता है नहीं करने का, उसको लेटर ऑफ इंक्वायरी नहीं भेजने का, एंड द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट वंस, ओके, ऑडिटर क्या करेगा, मॉडिफाई द ओपिनियन 705, और 705 में कौन सा देगा, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। क्या ये समझ में आया मालिक? तो मेरे भाइयों और बहनों, जो भी आ रहे, जो भी जुड़ रहे हैं, भले ही आप वीडियो अभी देखो, बाद में देखो, कभी तो देखोगे, लेकिन देखोगे तो भाई वीडियो को लाइक करिए, प्लीज वीडियो को लाइक करिए। क्या इधर तक क्लियर है क्या मालिक? क्लैरिटी है? ओके, तो 501 का दूसरा सेट भी खत्म हुआ। तीसरा सेट आपके लिए चालू होता है, दैट इज कॉल्ड ओके सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सेगमेंट इंफॉर्मेशन मतलब ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ये मैनेजमेंट अपने नोट्स में देता है। ओके, सेगमेंट, ओके, एग्जांपल ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, ब्रांच डी, ये 4 सेगमेंट दिए होते हैं, जिसमें 10% से 10% या 10% से ज्यादा उनका टर्नओवर, कॉस्ट, व्हाटएवर जो भी रहेगा उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा, उसका प्रॉफिट। देखो अपन क्या करते हैं, कंपनी पी है, कंपनी पी है, ओके, अब कंपनी पी का टोटल अपन देखते हैं ऐसा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं, कि भाई इनका अगर कोई रेवेन्यू या उनका कोई प्रॉफिट अगर किसी एंटिटी के टोटल प्रॉफिट से 10% से ज्यादा है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना जरूरी है आपको नोट्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। क्या सेगमेंट इंफॉर्मेशन क्लियर है बड़ी?
एवरीवन। तो अब सेगमेंट इंफॉर्मेशन के लिए ऑडिटर क्या करेगा वो देखते हैं। तो पहला सिनेरियो सेगमेंट इंफॉर्मेशन के लिए कहानी को क्लोज करते हैं। सेगमेंट इंफॉर्मेशन रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ एंटरप्राइज एंड इट्स ऑपरेशन इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। इंडिया में 10%, इंडिया में मतलब अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 10% के ऊपर है तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। Obtaining sufficient appropriate audit evidence regarding presentation and disclosure of segment information। तो अगर ऑडिटर हूं मैं और जाने के लिए जा रहा हूं और मतलब चेक करने के लिए जा रहा हूं कि भाई सेगमेंट इंफॉर्मेशन कैसे डिस्क्लोज की हुई है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कैसा है, खाली डिस्क्लोज नहीं, उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कैसा है। तो इसके लिए तू दो काम करेगा, ए एंड बी, और उसके बीच में तेरे को पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले तू अंडरस्टैंडिंग करेगा मेथड्स यूज बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन सा मेथड यूज करते हो, इंडेस यूज करते हो, एएस यूज करते हो, क्या यूज करते हो ये मुझे बताइए। सेकंड, इवैल्यूएट वेदर सच मेथड्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर, यानी वो मेथड जो मैनेजमेंट फॉलो कर रही है क्या उसकी वजह से डिस्क्लोजर होने वाला है। ओके, जो डिस्क्लोजर छुपाने के लिए बोला हुआ है तो वो एक पहला चेक करिए। एंड उसके बाद एप्रोप्रिएट टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड, यानी आप एक सैंपल बेसिस पे चेक कर लीजिए क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बरोबर फॉलो किया है कि नहीं किया हुआ है। क्या ये समझ में आया। एंड सेकंड पॉइंट, परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, कंपेयर करिए लास्ट कुछ सालों से जिसमें ये पर्टिकुलर इनकम का क्या सीन हुआ है क्या नहीं हुआ है, या पर्टिकुलर जो भी कॉस्ट है उसका क्या सीन हुआ है ये देखिए। ओके, अब ये करने के लिए उसके पास जिम्मेदारी क्या है। तो अच्छा एक चीज मेरे को बताइए, सेगमेंट तो एक छोटा सा हिस्सा है, सेगमेंट तो एक छोटा सा हिस्सा है, नॉन मतलब एक छोटा सा हिस्सा किसका है, नोट्स का है। अगर सपोज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन बरोबर नहीं है तो क्या ओपिनियन दोगे। यार एक स्टैंडर्ड बोलता है सीधा क्वालिफाइड या एडवर्स या ऐसा नहीं देने का। ओके, आपको समझना जरूरी है, इसको कंसिडर करना चाहिए आपके ओपिनियन केस में, ऐसा नहीं है नहीं है, इग्नोर करना चाहिए, लेकिन कंसिडर करते वक्त आपका ओपिनियन देने की क्षमता कैसे होनी चाहिए। एक आइटम पे ओपिनियन देना है या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये एक लाइन लिखी हुई है। Auditor's responsibility, okay, regarding presentation and disclosure of segment information. Responsibility क्या है? The auditor is not required to perform audit procedure that would necessary to express an opinion on segment information presented on standalone basis. यानी आप सेगमेंट पे ओपिनियन देने वाले नहीं हो, स्टैंडअलोन बेसिस पे आप सेगमेंट में ओपिनियन नहीं दे सकते। क्या ये क्लियर है बड़ी एवरीवन। ओके, तो इसमें से ठीक है, ये तो है, यानी इसका ओपिनियन किस पे रहेगा, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रहेगा। तो इसने सेगमेंट को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ऑडिट नहीं करेगा ऐसा नहीं है, सेगमेंट में अगर कुछ गड़बड़ आई मैनेजमेंट को बोलेगा ठीक करे, लेकिन इसको एग्रीगेट करेगा। याद है 450 वाला 450, ओके, अपन ने चैप्टर 7 में पढ़ा था, एग्रीगेट ऑल मिसस्टेटमेंट, सारे मिसस्टेटमेंट जो भी मिले वो अपन ने एग्रीगेट करके उसके अंदर डालना है, मशीन मतलब वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में डालना है। क्या ये समझ में आया मालिक। अब इसके अलावा ओके, अब ये जो आपने पढ़ा दो प्रोसीजर है, अगर मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए तो मुझे दो प्रोसीजर परफॉर्म करना है, पहला अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड एंड दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर। अब क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स करना है तो उसके लिए क्या चीज करनी है, तो इसके लिए चार चीजें ध्यान में रखिए। Whether such methods are likely to result in disclosure in accordance with AFRF or not, उसके अंदर क्या करना है, यानी जो भी डिस्क्लोजर है वो किसके हिसाब से होना चाहिए, AFRF। तो उसके लिए एज ए ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, तो भाई आपको ये आंसर इजी है, ये सेगमेंट किस बेसिस पे बनाया है वो चेक कर लो। सेल्स ट्रांसफर चार्जेस बिटवीन द सेगमेंट बराबर है कि नहीं, कंपैरिजन कर लो बजट्स एंड अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, एलोकेशन ऑफ एसेट्स बराबर हुए है कि नहीं सेगमेंट में, एंड कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड देख लीजिए, प्रायर पीरियड के साथ कितना कंसिस्टेंट है ये आपको ध्यान में रखना। क्या इधर तक की कहानी क्लियर। And that's exactly what we are clear. We are done with segment information. तो 501 आप ध्यान रखना, मैं एक चीज आपको समझा दूं। ओके, कल के लेक्चर में पार्ट 1 के लेक्चर में वापस बोलो, जिसने पार्ट 1 मिस किया है पहले पार्ट 1 देख लीजिए, बड़े वाले स्टैंडर्ड उसमें कवर है। पर मैं आपको बता दूं 501, 505, 510 इस चैप्टर के और 580 चैप्टर 7 का, इसमें से आप एक क्वेश्चन कंफर्म पकड़िए। 530 श्योर शॉर्ट आंसर ध्यान में रखिए, और 500 ये एक सबऑर्डिनेट सेक्शन है, वो किसी के साथ भी आ सकता है। 500 वाला किसी के साथ भी हो सकता है मालिक, ऐसा नहीं है 500 वाला सिर्फ एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, किसी के साथ भी आ सकता है। तो अब देखो अपन ने क्या क्या इसमें से कवर कर लिया है। ओके, 530 कवर्ड है, 500 कवर्ड है, और इसके अलावा अपन अभी 501 कवर कर चुके हैं। क्या ये समझा बड़ी। ओके, तो और 580 अपन ये चैप्टर में नहीं दूसरे चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो 510 कल कवर कर चुके हैं, और 505 जो हम अगला स्टैंडर्ड कवर कर रहे हैं। क्या मेरे पंटर लोग क्लैरिटी, पक्का पक्का पक्का, यस और नो बताइए मालिक, यस और नो बताइए, यस और नो बताइए। बढ़िया, तो वी हैव ऑलमोस्ट डन, नाउ वी आर गोइंग ऑन 505, फिर 505 के पास 550 एंड 520। ओके, अगेन इट विल बी मच बेटर। बढ़िया, तो लेट्स गो हेड। ओके, तो मेरे ख्याल से याद आया ना मालिक, याद आ रहा ना, याद आया ना, बिकॉज अगर कंटेंट याद आ गया तो अपन को क्वेश्चन बैंक में मदद मिलेगी मालिक।
और क्वेश्चन बैंक का मैं अभी मैसेज डालता हूं, ओके, कैसे क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन बैंक को क्लोज करेंगे। एंड क्वेश्चन बैंक मैं जूम पे लेने वाला हूं, ओके, आपको लिंक भेज दूंगा जूम की, मतलब वो ऐप की लिंक है पर ऐप को करेंगे नहीं, अपन जूम की लिंक भेजेंगे, जूम में अपन 1-to-1 में क्लोज कर लेंगे क्वेश्चन बैंक, ठीक है बड़ी। ओके, तो क्वेश्चन बैंक का आज दोपहर को, नहीं तो कल वाले इसमें मैं आपको बता दूंगा, जैसे जैसे मेरे पास सेट टाइम की अवेलेबिलिटी है, तो ये अभी कर लोगे क्वेश्चन बैंक तो फटाफट रहेगा, याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर 4 कवर हो रहा है पूरा। ओके, अब आते हैं, ओके, 505 व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला कॉन्टेक्स्ट, ओके, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज 505 द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले, ओके, मैंने आपको एक कल आंसर कवर किया था, इफ रिमेंबर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस, आई होप याद है बड़ी। इसका आंसर स्टैंडर्ड 500 में लिखना है, 505 में नहीं लिखना है, 505 में नहीं लिखना है, याद होगा। तो यही है, ऐसे फाइंड इट इंडिकेट्स दैट रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोर्स एंड नेचर। सोर्स एंड नेचर याद आया कल, दो सोर्स पे, सोर्स एंड नेचर, ओके, सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, इंटरनल एक्सटर्नल नेचर, ओरल, ओके, विजुअल एंड डॉक्यूमेंट्री। तो कौन सा ज्यादा वाला कॉन्टेक्स्ट है, ज्यादा रिलायबल कौन है, डॉक्यूमेंट्री, ये वाला कॉन्टेक्स्ट देखा। और 5 फैक्टर्स देखे थे अपन ने, 5 फैक्टर्स क्या है वापस याद करके बता दीजिए। 5 फैक्टर्स, बाहर इंडिपेंडेंट सोर्स से आया, इंटरनल सोर्स से आया लेकिन कंट्रोल अच्छे है, डायरेक्टली ऑब्टेन बाय ऑडिटर है, डॉक्यूमेंट्री है, रिटन है, एंड भाई फोटो ओरिजिनल है, फोटोकॉपी नहीं है। याद आया मालिक? ओके, तो याद रखना, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इज इट मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस? आंसर इज स्टैंडर्ड नंबर क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड नंबर क्या लिखोगे। अगर मैंने बोला एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस, स्टैंडर्ड नंबर क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड नंबर होगा 505। क्या ये मैं क्लियर हूं इस पॉइंट पे? बढ़िया। ओके, इसके बाद ये स्कोप का क्या कॉन्टेक्स्ट है, यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। डेफिनेशन क्या है, ये कल अपन ने कवर किया था। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में बी डिफाइंड एज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज डायरेक्ट रिटन रिस्पांस टू द ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदर मीडियम। ठीक है, ये होने के बाद आपके लिए कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं, डेफिनेशन याद करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मेरे ख्याल से आपको याद होगा पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, पहले उसके पहले याद दिला दूं। ओके, एक होता है ए ऑडिटर, एक होता है टी थर्ड पार्टी, ओके, या कंफर्मिंग पार्टी। ऑडिटर, ओके, सीआर भेजता है, सीआर का फुल फॉर्म होता है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, और थर्ड पार्टी, ओके, ऑडिटर को डायरेक्टली क्या करती, कंफर्म करती है। ओके, अगर ऑडिटर जब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज रहा है, अगर वो बोलता है तुम एग्री करो या डिसएग्री करो, प्लीज रिस्पॉन्ड, ओके, एग्री और डिसएग्री मुझे बताओ, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अ रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू ऑडिटर इंडिकेटिंग वेदर कंफर्मिंग पार्टी एग्रीज और डिसएग्री, एग्री करो डिसएग्री करो मुझे बताओ। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ओनली इफ यू डिसएग्री तब मेरे को रिस्पॉन्ड करो, तब तक रिस्पॉन्ड मत करो। रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू ऑडिटर ओनली इफ कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री, याद रखना। ओके, अब मेरे को बताओ दोनों में से परसुएसिव ऑडिट एविडेंस कौन सा है, दोनों में से परसुएसिव, परसुएसिव मतलब बहुत अच्छा कौन सा है, तो दोनों में से बहुत अच्छा वाला है। ओके, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। रीजन सिंपल है, नेगेटिव में ओके तुम मेरे को रिस्पॉन्ड कब करोगे, जब तुम डिसएग्री करोगे। तो होपफुली मैंने तुम्हें कुरियर किया या मेल किया, मेल तुम्हें मिला नहीं, कुरियर गुम गया, ओके, और मेरा एजम्पशन क्या होगा, क्योंकि तुम तो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, मेरा एजम्पशन क्या होगा, भाई तुमने एग्री कर लिया, जबकि ये मालूम ही नहीं है एग्री है डिसएग्री है। क्या ये समझ में आया बड़ी? क्या ये समझ में आया मालिक? तो इसीलिए ओके, पॉजिटिव इज मोर इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव इज मोर इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव के कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है नॉन रिस्पॉन्स। सर नॉन रिस्पॉन्स कब होगा? अ फेलियर टू ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुल्ली रिस्पॉन्ड टू द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड। यानी मैंने भेजा था एक एड्रेस पे, एड्रेस से मेरे पास वापस आ गया अनडिलीवर्ड, बोला भाई वो पर्सन मिल ही नहीं रहा है, या मैंने भेजा और पॉजिटिव भेजा और पॉजिटिव में तुमने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो ही नॉन रिस्पॉन्स माना जाएगा। याद रखना, नेगेटिव में नॉन रिस्पॉन्स क्यों नहीं होगा बड़ी? नेगेटिव में नॉन रिस्पॉन्स क्यों नहीं होगा बड़ी? बड़ी 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 नेगेटिव में नॉन रिस्पॉन्स क्यों नहीं होगा बड़ी? मेरे को बताओ, नेगेटिव में नॉन रिस्पॉन्स क्यों नहीं होगा बड़ी? मेरे को बताओ, नेगेटिव में नॉन रिस्पॉन्स क्यों नहीं होगा? रीजन सिंपल है कि अगर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मेरे लिए होगा एग्री होगा। समझ में आया? तो नॉन रिस्पॉन्स होने का सवाल ही नहीं उठता ना नेगेटिव में। आई होप याद आया ना मालिक सबको? ठीक है मालिक। और लास्ट होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या? ओके, अपने को मैनेजमेंट ने बोला 10 लाख बाकी है, मैनेजमेंट ने कितना बोला? 10 लाख बाकी है, और कंफर्मेशन से आया 8 लाख बाकी है। अब मेरे को बताओ, डेटर कंफर्म कर रहा है 8 लाख है, मैनेजमेंट बोल रहा है 10 लाख है, ये दोनों में डिफरेंस आया ना 2 लाख का, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म्ड और कंटेन्ड इन एंटिटी रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंफर्मिंग पार्टी। ओके, यानी आपके एंटिटी रिकॉर्ड्स में जो इंफॉर्मेशन है और जो कंफर्म किया है, ये दोनों मिसमैच हो रहे हैं, दैट is called
एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन अगर आ गया तो आपको शायद कल का याद आए, क्या एक्सेप्शन को पूरे पॉपुलेशन को लगाना पड़ेगा? आंसर इज यस। इफ रिमेंबर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टिंग में स्टेटमेंट, तो ये एक्सेप्शन आया क्यों है और यही पूरे पॉपुलेशन में देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपने को कॉल लेना पड़ेगा। अब इसका एग्जांपल क्या है, मैंने क्या बोला, मतलब क्लाइंट क्या बोल रहा है 8 लाख डेटर है, 10 लाख डेटर है क्लाइंट बोल रहा है, और डेटर कितना बोल रहा है 8 लाख ही है। तो मैंने क्लाइंट को बोला क्लाइंट क्या मजाक कर रहा है, ये तो बोल रहा है भाई 8 लाख ही है, तू बोल रहा है 10 लाख है। अरे क्लाइंट बोल रहा है अरे यार अमित सर ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड, वो 2 लाख है ना, हमने इन्वेंटरी भेज दी है लेकिन प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई। सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। ओके तो अभी तक प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसलिए उन्होंने अभी तक बुक नहीं किया, हमारे हिसाब से बुक हो गया है, हमारे हिसाब से क्या है ऑन द डिलीवरी है, मतलब हुआ नहीं है, समझा, सेल ऑन अप्रूवल जैसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी वो आना नहीं चाहिए। तो जो भी है आप ये पूरे पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करिए। क्या ये समझ में आया मालिक? ओके तो ये है 4 डेफिनेशन जो कॉन्टेक्स्ट वाइज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर बताइए। तो ये तो आंसर इजी है, 4 पॉइंट का प्रोसीजर है। ओके जो एकदम पहले क्या करोगे, डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है, आरएमएम वाली है, ओके जो मटेरियल है क्या है वो कंफर्म करनी है, वो डिटरमाइन करिए। सेकंड कौन सी पार्टी से कंफर्म करनी है ये भी तो पता करना पड़ेगा, सैंपल सिलेक्शन मेथड हो सकता है, रैंडम, सिस्टमैटिक, इंटरवल, जो भी होगा उसमें से वो पार्टी कंफर्म करने के लिए कंफर्मिंग पार्टी पता कर लीजिए। तो सेकंड पॉइंट सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पॉजिटिव भेजेंगे, नेगेटिव भेजेंगे, ओके ब्लैंक भेजेंगे, अमाउंट लिख के भेजेंगे, कैसे भेजने वाले हैं, ये वाला डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होगा। पास पिछले साल भी भेजा था, रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वापस भेजने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट मना कर रहा है कुछ कंफर्मेशन भेजने के लिए, ऐसा भी तो इशू आ सकता है। डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट। तो ये 4 स्टेप्स है कंफर्मेशन प्रोसीजर। ओके एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर कितने प्रोसीजर है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के कितने प्रोसीजर है बड़ी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के कितने प्रोसीजर है 4। ओके सबसे पहले आपको क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है पता करिए, कौन सी पार्टी है वो पता करिए, ओके उसके बाद कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करिए एंड लास्ट पॉइंट उसको भेजिए और भेजने के बाद फॉलो अप कर लीजिए। तो सबसे पहले ओके डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन इज रिक्वेस्टेड, तो पहला आंसर वी हैव डन एज आर परफॉर्म टू कंफर्म और रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंट बैलेंस एंड देयर एलिमेंट्स, कोई भी अकाउंट बैलेंस ले लीजिए पर मटेरियलिटी पे बेस पे, आरएमएम के बेस पे, वो देखिए। सेकंड सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, ओके प्रोवाइड्स कौन आपको रिस्पॉन्सेस टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट प्रोवाइड रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप पार्टी को डिसाइड कर लीजिए। तो अच्छा अब क्या क्वेश्चन आएगा सर, अगर मुझे 100% करना है तो 100% सारी पार्टी को भेज दीजिए, लेकिन मुझे सैंपल करना है तो सैंपल मेथड यूज कर लीजिए, आपको ऑलरेडी पता है कल के मेथड कौन से थे, उस मेथड में से कोई तो एक मेथड यूज कर लीजिए। उसके बाद डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ओके ओके डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में डायरेक्टली अफेक्ट कंफर्मेशन रिस्पांस रेट, क्योंकि जितना अच्छे से डिजाइन करोगे उतना सामने वाला रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी होगा। देखो सामने वाले पे जोर जबरदस्ती थोड़ना है, सामने वाले पे जोर जबरदस्ती है क्या, सामने वाले पे जोर जबरदस्ती है क्या मालिक, मेरे को बताओ। सामने वाले को ऐसा तेरे को करना ही पड़ेगा, रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मां कसम गोली मार दूंगा, क्या ऐसा है क्या मालिक, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं ना मालिक, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए ना, तो हमने ऐसा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाना चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्ड करने की संभावना बढ़ जाए। वो रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन रिस्पॉन्स करने की संभावना बढ़ जाए। क्या ये समझ में आया? दैट्स इट। तो अगला क्वेश्चन आता है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जब आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करोगे फैक्टर्स क्या होंगे, तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, ओके क्या असर्शन, कौन से असर्शन एड्रेस करने हैं, ओके कौन सा आरए उसमें आरएमएम है कि नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन लेआउट कैसा होगा, प्रायर एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हमने उसको भेजा था कैसा एक्सपीरियंस रहा, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेंगे, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन है कि नहीं है, ओके एबिलिटी ऑफ इंटरनेट कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म है या नहीं है। ये 7 फैक्टर्स, अगेन फैक्टर्स की लिस्ट मेरे मालिक, पर ये फैक्टर्स की लिस्ट क्या है, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर व्हाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करेंगे तो फैक्टर्स क्या ध्यान में रखेंगे, तो इजी आंसर है असर्शन कौन सा एड्रेस करना है, आरएमएम है कि नहीं है, पहले 2 पॉइंट, क्या ये 2 पॉइंट की जोड़ी समझ में आई, ओके आरएमएम एंड असर्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ओके प्रेजेंटेशन कैसा होगा, लेआउट कैसा होगा, उसका लेआउट प्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है, ओके पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये वाला कॉन्टेक्स्ट हो गया। उसके बाद आप देखिए प्रायर एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और बाई एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म, प्रायर एक्सपीरियंस में उन्होंने कंफर्म किया था, अभी उसके पास इंटेंशन है क्या कंफर्म करने का, उसके पास एबिलिटी है क्या कंफर्म करने की। एंड नेक्स्ट पॉइंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑथराइजेशन है कि नहीं है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का एग्जांपल, ओके भाई हम ईमेल के थ्रू भेजेंगे, ओके हार्ड कॉपी भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, और मैनेजमेंट ऑथराइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्शन कर सकता है, वो आगे पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर में। आगे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, क्या ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, क्या ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर है बड़ी,
पेडियाट्रिक। ओके, कोई हो सकता है आपने कुछ शॉर्टकट बना दिया होगा। ओके, ये शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट जो भी बनाओ, मेरे को कोई अपन ने डिस्कस किया क्लास में, लेकिन याद रखना, मालूम पड़ा वो शॉर्टकट ही सब याद रहे और कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो शॉर्टकट को थोड़े से लिमिट रखना, अदरवाइज मेमोरी कोड आपको डिसएडवांटेजेस है, मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है शायद ये मेरा जो तरीका है, या दो दो की जोड़ी बना के, इसमें भी कोई बोलेगा एक आध पॉइंट मिस हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं एक पॉइंट मिस हुआ चलेगा, लेकिन बाकी सब आपको मेजोरिटी ऑफ आंसर याद आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। ये अपने मेथड से ये क्लियर है। तो अगर कोई पॉइंट है तो ये देख लीजिए, और पेडियाट्रिक वाला कॉन्टेक्स्ट जो जैसा भी है। ओके, बट नेवरदलेस आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके साथ में ये कॉन्सेप्ट जो अभी अगला वाला पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। कंफर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई टू ऑडिटर इन ऑल केसेस। ओके, a response to a positive confirmation request ordinarily is expected to provide reliable audit evidence. Positive confirmation request that do not state the amount on the confirmation request. अगर अमाउंट भी नहीं बताया, आपने साइलेंट रखा, तो भाई बहुत अच्छे से वो रिस्पॉन्ड आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं रिस्पॉन्स मतलब बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन रिस्पॉन्स रेट कम होगा, क्योंकि भाई जो थर्ड पार्टी है उसको ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या अमाउंट बाकी है। ओके, और लेकिन आप अमाउंट लिख के भेजोगे तो 101% वो अमाउंट चेक करके बता सकता है कि हाँ भाई इतना बाकी है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको डिफाइन किया है। डिटरमाइन करो प्रॉपर्ली एड्रेस है कि नहीं। ओके, याद करना एंथनी गोन्साल्विस का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं इस केस में। ओके, याद है माय नेम इज एंथनी गोन्साल्विस गोलमाल का। ओके, या कुछ तो एक मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मराठी मूवी का अशोक सराफ एंड लक्ष्मीकांत बेड़े का मैंने बताया था। तो ऐसा कॉन्टेक्स्ट है, वो एड्रेस जो मैनेजमेंट ने दी है बरोबर है कि नहीं वो चेक करो, उसको सैंपल बेस पे भेजो, सैंपल बेस पे चेक करो। एग्जांपल मैनेजमेंट ने एड्रेस दिया है, उनकी इनवॉइस निकालो, इनवॉइस में वही एड्रेस मैच हो रहा है क्या, जीएसटी नंबर पे चेक करो, जीएसटी नंबर से वो एड्रेस मैच हो रहा है कि नहीं ये चेक कर लो, तब आपको ये देखने मिलेगा। टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ सम और ऑल ऑफ द एड्रेसेस। नेक्स्ट सिनेरियो, ओके, फॉलो अप ऑन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अभी आप भेज दीजिए, और अगर उसके बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं आता है, थोड़ा टाइम वेट करिए, थोड़े टाइम वेट के बाद वापस एडिशनल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज दीजिए। दैट्स हाउ द आंसर एंड्स। ओके, क्या ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का कॉन्टेक्स्ट क्लियर है मालिक? एवरीवन बढ़िया। ओके, अब क्वेश्चन है, क्या ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के लिए फेका फेकी बरोबर, फेका फेकी वाला। ओके, फेका फेकी मूवी है फेका। ओके, अब मेरे को बताओ, अगर यहां पर ओके, अब मैनेजमेंट मना कर रहा है ओके कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के लिए, तो ऑडिटर क्या करेगा? तो यहां पर 3 स्टेप करेगा। सबसे पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, क्यों नहीं करूं मैं, रीजन दे भाई, और ऑडिट एविडेंस लेगा कि वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस, यानी जो मैनेजमेंट का रीजन है वो रीजनेबल है कि नहीं, उसके लिए एविडेंस लेना है तुझे। सर एविडेंस क्या लेगा? एग्जांपल, मैनेजमेंट क्यों मना कर सकता है? एग्जांपल, एक वैलिड रीजन क्या हो सकता है? देखो, मैनेजमेंट बोल सकता है तू अभी कंफर्मेशन करेगा, उसके अगेंस्ट मेरा कोर्ट केस चल रहा है। अब कोर्ट केस चल रहा है और तू कंफर्म किया, तो क्या होगा, वो रिस्पॉन्ड मतलब वो जब करेगा तो वो बोलेगा देखो वो ये तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है वो एविडेंस यूज करेगा कोर्ट के अंदर, ये सही नहीं है, इसलिए मत करो उसके साथ कंफर्मेशन। तो मैनेजमेंट ने जो रीजन दिया है वो रीजनेबल है कि नहीं, ये पता करने के लिए मैनेजमेंट से पूछो कोर्ट के पेपर है कि नहीं है। प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके, यानी ये 5.6A नीचे देखो, 5.6A मैनेजमेंट का रिफ्यूजल रीजनेबल है कि नहीं, उसके लिए कोर्ट के पेपर देखने के, कोर्ट के पेपर चेक करना इज नॉट एन अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। मेक इट श्योर, अगर मैनेजमेंट मना करता है तो तुम्हें अल्टरनेटिव प्रोसीजर करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन से तो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। तो अल्टरनेटिव करोगे तो अल्टरनेटिव में कोर्ट के पेपर नहीं देखने के, कोर्ट के पेपर इज नॉट एन अल्टरनेटिव, कोर्ट के पेपर इज ओनली टू एग्जामिन वेदर मैनेजमेंट रीजन फॉर रिफ्यूजल इज वैलिड और नॉट। क्या ये पॉइंट समझ में आया मालिक सबको? बढ़िया। ओके, तो पहला सीन आप इंक्वायरी करिए मैनेजमेंट से। दूसरा पॉइंट, इवैल्यूएट इंप्लीकेशन ऑन मैनेजमेंट रिफ्यूजल, आपके ऑडिट पे उसका इंप्लीकेशन क्या है। एंड तीसरा, परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। ये समझ लीजिए, ये तीनों समझने की कोशिश करो। ओके, इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज अनरीजनेबल, ओके भाई साहब, द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर 260 एंड 705। 260 ऊपर वाले को बताओ, दोज हु आर चार्ज विद गवर्नेंस, उसको बताओ कि गलत गड़बड़ हो रही है, और उसके बाद अपना ओपिनियन को क्या करो, मॉडिफाई। अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। याद रखना, अगर रीजनेबल नहीं है और अल्टरनेटिव से मिल नहीं रहा है, ओके, और आपको लग रहा है इधर फ्रॉड है, तो 240 भी फॉलो करना पड़ेगा, 240 भी फॉलो करना पड़ेगा। 240 पूरा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके, इसके साथ में सबसे पहला पॉइंट 5.6A इज रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल। 5.6 इज ओके इंप्लीकेशन ऑफ आरएमएम। आरएमएम पे क्या इंप्लीकेशन हो सकता है अगर अनरीजनेबल और फ्रॉड है तो। एंड 5.6 इज अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। ये तीनों समझाया। तो ये 3 पॉइंट क्या है, ये ऊपर के 3 पॉइंटर के पॉइंटर नहीं है। ओके, ये पहले का आंसर ये है, दूसरे का इंप्लीकेशन ये है, और तीसरा सिनेरियो ये है। मतलब ये 3 के डिटेल डिस्कशन है। समझ में आया?
तो जब भी अपन ये आंसर लिखेंगे इसके ये तीनों लिखना ऐसा नहीं है, ये तीनों अपने अपने लेवल पे क्वेश्चन आ सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा। ओके, एग्जांपल ऐसा बोल सकते हैं मैनेजमेंट कि भाई मैनेजमेंट मना कर रहा है, तो मैनेजमेंट का रीजन सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, पहला वाला कॉमन रीजन एडवांस इज द एक्जिस्टेंस ऑफ लीगल डिस्प्यूट और ऑनगोइंग नेगोशिएशन, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सीक ऑडिट एविडेंस एज टू वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस, तो क्या लेगा, कोर्ट के पेपर ले लेगा। दूसरा, implication of assessment of RMM, if management request is not to confirm unreasonable which may indicate fraud risk factor, okay है ही नहीं, यानी 240 फॉलो करना पड़ेगा आपको। एंड अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, अगर आपको लग रहा है भाई रीजन रीजनेबल है, रीजन क्या है, रीजनेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस केस में अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर के लिए, अकाउंट रिसीवेबल के लिए अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या है, सब्सिक्वेंट कैश रिसीट देख लीजिए, इन्वेंटरी काउंटिंग चेक कर लीजिए, इन्वेंटरी का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है मालिक? एंड दूसरा, फॉर अकाउंट्स पेएबल बैलेंसेस एग्जामिन सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट, क्या ये झेपा, क्या ये झेपा क्या मालिक, क्या ये झेपा क्या मालिक, मालिक एवरीवन, क्या ये झेपा, बढ़िया। ओके, तो प्रिसाइजली मैं आपको ये बता रहा हूं, ओके, सारी चीजें आपके इसमें कवर हो जा रही है। एंड मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन पूछा था, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दोनों में से बेस्ट कौन सा है, परसुएसिव कौन सा है, परसुएसिव मोर कंक्लूसिव कौन सा है, पॉजिटिव। नेगेटिव से देना ही नहीं, क्या नहीं, नेगेटिव दे सकते हैं, ओके, कुछ सिचुएशंस में। अब वो सिचुएशंस को कैसे क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कौन से सिचुएशन में देने का, तो याद रखना इसका आंसर है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नीचे 4 पॉइंट दिए गए हैं, अगर चारों के चारों सेटिस्फाइड हो रहे हैं, चारों के चारों सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो ही नेगेटिव कंफर्मेशन दे सकते हैं, अदरवाइज नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं दे सकते। ये समझने की कोशिश करो। ओके, यानी आपको हर टाइम कौन सा देने का, पॉजिटिव कंफर्मेशन देने का, लेकिन अगर 4 सिचुएशन आई तो ही नेगेटिव दे सकते हैं। ये 4 और नहीं है, आप समझने की कोशिश करना, ये चारों साथ में कंप्लाई हुई तो ही ये नेगेटिव में जाना चाहिए। सर एग्जांपल, पहला, आरएमएम बहुत कम है, दूसरा पॉपुलेशन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, लार्ज है पर स्मॉल अमाउंट वाला है, स्मॉल होमोजीनियस है, स्मॉल अमाउंट है, होमोजीनियस है। ओके, लो एक्सेप्शन रेट है, एक्सेप्शन थोड़ी देर पहले बताया था ना, डिफरेंस आने की संभावना कम है। एंड लास्ट, द ऑडिटर इज नॉट अवेयर अबाउट सर्कमस्टेंस कंडीशन, कि भाई उसने नेगेटिव करना नहीं चाहिए। अगर ये चारों हुए तो ही नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करना चाहिए। क्या ये समझ में आया? तो इसको शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट मतलब एकदम इजी से याद रखने के लिए, आरएमएम कम है, सेकंड पॉपुलेशन बड़ा है लेकिन अमाउंट छोटा है, तीसरा सिनेरियो एक्सेप्शन आने की चांसेस कम है। एक्सेप्शन आपको ऑलरेडी पता है, वो मतलब मैनेजमेंट जो बोल रहा है और एक्चुअली कंफर्मिंग पार्टी जो बोल रहा है, ये दोनों मिक्स मैच होने की संभावना कम है। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला पॉइंट, तो ऑडिटर को कोई रीजन ही नहीं है कि नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं करना चाहिए। क्या ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर है? क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, बी अलर्ट फॉर दिस पॉइंट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ओके, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, केस स्टडी बेस भी आ सकता है। ओके, इवैल्यूएटिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, बात खत्म है, ये तो आंसर इजी है, चोमो वाला आंसर है। लास्ट वाला, रिस्पांस बाय एप्रोप्रिएट कंफर्म पार्टी इंडिकेटिंग एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रिस्पांस डीम्ड अनरिलायबल, ओके, अगर मेरे को रिस्पांस मिला है और वो रिलायबल नहीं है तो भाई आई नीड टू परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अ नॉन रिस्पांस, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अ रिस्पांस इंडिकेटिंग एक्सेप्शन, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। तो आपको देखना होगा, अगर जिधर आपका ये डाउट बढ़ा रहा है, जिधर आपका ये डाउट बढ़ा रहा है, जिधर आपका ये डाउट बढ़ा रहा है, मैं वापस बोल रहा हूं, जिधर आपका ये डाउट बढ़ा रहा है, ओके, उधर एडिशनल काम करेगा। जिधर मिल नहीं रहा है, इस प्रोसीजर से परफॉर्म करने के बाद एविडेंस नहीं मिल रहा है, उधर अल्टरनेट करने का। क्या ये समझ में आया मालिक? एवरीबॉडी एक मिनट, थोड़ा सा पैर का क्या ये समझ में आया मालिक? एवरीवन बढ़िया। तो मेरे ख्याल से इधर तक की कहानी सबको क्लियर, डन। ओके, सो हम डन कर चुके हैं। ओके, ये हो गया, और उसके बाद 510 वी हैव ऑलरेडी डन, तो 510 वी हैव डन। ओके, देन वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ये चैप्टर का मेजर स्टैंडर्ड। अब दो छोटे छोटे स्टैंडर्ड, एक छोटा स्टैंडर्ड बचा और एक थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा है। ओके, हाँ, बस मेरे को ये बता दो, याद आया कि नहीं आया? पक्का? क्योंकि अभी 2 पेज का एक स्टैंडर्ड बचा हुआ है और 2 ढाई 3 पेज का एक स्टैंडर्ड बचा हुआ है, एंड वी आर डन विद चैप्टर 4। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 4 भी कंफर्ट जोन हो गया। तो तोड़ मैन, अंडरस्टूड सर, थैंक यू वरद, थैंक्स अभिषेक, श्रेया जी तोड़ मैन, ऋत्विक तोड़, ध्रुव तोड़। पंडरपुर गैंग, तुम्हारे इधर कोई ज्यादा टेंशन नहीं ना पानी वानी का, मतलब ऐसा कुछ फ्लड वर्ड का घर पे कुछ इशू नहीं है ना बड़ी? नॉर्मल, मतलब थिंग्स आर गुड ना? बढ़िया।
नहीं, अरे तुम लोग पुणे में हो, उधर घर पे इशू नहीं है ना। यू आर इन पुणे, मेरे को समझ, कैसा बेवड़ा आदमी है, बोलता है वी आर इन पुणे। अरे भाई मेरे को मालूम है यू आर इन पुणे, ओके, हम मिल नहीं पा रहे, ओके, बट मैं उस कंटेक्स्ट से पूछ रहा हूं। तोड़मैन, बढ़िया। अगला स्टैंडर्ड है रिलेटेड पार्टी 550। अब ये स्टैंडर्ड में तोड़ कॉन्सेप्ट ध्यान रखने का, रिलेटेड पार्टी। तो सबसे पहला, ओके, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, दो वर्ड को याद रखने का, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसका क्या करना है? तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी क्या होगा? तो सबसे पहले कौन सा डेफिनेशन यूज करने का रिलेटेड पार्टी का? एएफआरएफ का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो देता है वो रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन यूज करने का। लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एंटिटी एप्लीकेबल है उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, या डेफिनेशन बहुत ही कम दे रहा है, मिनिमल एप्लीकेशन दे रहा है रिलेटेड पार्टी का, ओके, तो उस केस में स्टैंडर्ड 550 का डेफिनेशन यूज करने का। तो देखो क्या है, रिलेटेड पार्टी इज डिफाइंड इन एएफआरएफ, और वेयर एएफआरएफ इज मिनिमल और नो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट, तो उस टाइम पे डेफिनेशन ऑफ 550 क्या है? अ पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ओके, कोई पर्सन, ओके, या कोई एंटिटी हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब हमारी एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जिसका हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑडिटर है। तो कोई अगर एक पर्सन है या कोई एक एंटिटी है, हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी, हमारी एंटिटी को कोई कंट्रोल कर रहा है या कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हम इसको मानेंगे रिलेटेड पार्टी, उस पर्सन को और उस एंटिटी को। ओके, अनदर एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यानी सेकंड वाले इसमें रिपोर्टिंग एंटिटी किसी को कंट्रोल कर रही है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वो भी रिलेटेड पार्टी होगी हमारे रिपोर्टिंग एंटिटी की। एंड अनदर एंटिटी दैट इज अंडर कॉमन कंट्रोल, यानी कोई और एंटिटी है जो कॉमन कंट्रोल है, हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी और उस एंटिटी में कॉमन कंट्रोल है, कॉमन कंट्रोल है, ओके, कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप है, या ओनर और क्लोज फैमिली मेंबर, या कॉमन की मैनेजमेंट, ओके, ये होता है रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन का। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो आपको मैं ऐसे हमेशा बताता हूं, ओके, देखिए, ए के कंट्रोल करता है बी को, और बी इज हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी, बी के ऑडिटर है हम, बी के ऑडिटर है हम बी के ऑडिटर है। ए बी को कंट्रोल करता है, तो मेरा क्वेश्चन है क्या ए रिलेटेड पार्टी हो गया? आंसर इज यस। बी सी को कंट्रोल करता है, क्या सी भी रिलेटेड पार्टी हो गया? आंसर इज यस। एक एक्स है, एक एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी है, उसका मैनेजमेंट और बी का जो मैनेजमेंट है, ये दोनों सेम है या रिलेटिव्स है? क्या ये एक्स भी बी के लिए रिलेटेड पार्टी है? आंसर इज यस। ये तीन डेफिनेशन है। क्या ये समझ में आया? तीनों डेफिनेशन इजी है। अब इसमें कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को कैसे डिफाइन करोगे, कैसा कॉन्टेक्स्ट होगा, वो आगे दिया हुआ है ऑलरेडी। पर लेकिन एक चीज याद रखना, ओके, ऐसा हो सकता है, आपको ऑलरेडी पता है गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है जिसमें 51% से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का हाथ है। ओके, अब अगर एक कंपनी है जिसमें 51% से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी कंपनी है जिसमें 51% से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या ये दोनों रिलेटेड पार्टी होगी? क्योंकि कॉमन ओनरशिप है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉमन ओनरशिप है। नहीं, अनलेस अनटिल इन दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन ना हो तब तक ये दोनों रिलेटेड पार्टी मानी नहीं जाएगी। यानी एग्जांपल, पी है जिसमें मोदी जी का 51% होल्डिंग है, और क्यू है जिसमें मोदी जी का 51% होल्डिंग है। ओके, क्या पी एंड क्यू रिलेटेड पार्टी है? आंसर इज नो, अनलेस एंड अनटिल दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन ना हो। क्या ये समझ में आया? However, entities that are under common control by state, national, regional, local government are not considered related unless they engage in significant transaction or share resources. क्या ये समझा बड़ी? That's it। तो पहला पॉइंट डेफिनेशन खत्म हुआ, लेकिन डेफिनेशन में जो कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसको कैसे डिफाइन किया हुआ है? तो उसको डिफाइन किया हुआ है, ओके, आपको देखो, अगर आपके पास पावर है टू गवर्न फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज, टू गवर्न फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज, ओके, कंट्रोल माना जाएगा। कंट्रोल ये कंट्रोल माना जाएगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज, यानी ओके, अगर आप पॉलिसीज बना सकते हो तो आप कंट्रोल कर रहे हो, आप पॉलिसीज में डिसीजन मेकिंग कर सकते हो तो आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हो। यूजुअली अपन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पढ़ते वक्त कंपनी एक्ट का लगाते तो 20% लगाते हैं, टेक्निकली वो हो सकता है, लेकिन आपको ये लॉजिक याद रखना है थियरी वाइज। तो इफ ओके गवर्न, पावर टू गवर्न पॉलिसीज, ओके, कंट्रोल, इफ ओके पार्टिसिपेट इन पॉलिसीज, ओके, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और ये जो हो सकता है वो रिलेशनशिप कैसी हो सकती है? द एक्जिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग रिलेशनशिप में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। पहला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट। उसकी मेरा इक्विटी है, इन ये जो ऊपर के रिलेशनशिप है इसमें कहीं ना कहीं इक्विटी होगा, इसका इक्विटी होगा या इसका इक्विटी होगा, इसकी वजह से ये पॉलिसी को गवर्न कर पा रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? दूसरा, द एंटिटीज होल्डिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इक्विटी और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ओके, द एंटिटीज के पास बीइंग ए पार्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी और की मैनेजमेंट, बीइंग ए क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ, ओके, टीसीडब्ल्यूजी, हैविंग सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप विद टीसीडब्ल्यूजी। तो लास्ट तीन है ना टीसीडब्ल्यूजी के पॉइंट से याद
जाता है। पहला और दूसरा इज अबाउट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, पहला और दूसरा पैसा, ओके पहला ओके पैसों की वजह से है, दूसरा ओके आपका एंटिटी के होल्डिंग का पॉइंट पैसों की वजह से है, एंड तीसरा चौथा पांचवा इज अबाउट टीसीएफजी। तो तीसरा पॉइंट टीसीएफजी है, चौथा रिलेटिव्स ऑफ टीसीएफजी है, पांचवा ऐसे टीसीएफजी जो भी मेंबर है उनके साथ हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है, एग्जांपल हम पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म में है, लेसर लेसी है, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो भी ये रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। दैट्स इट, ये रिलेटेड पार्टी का कॉन्टेक्स्ट है। दो तीन चीजें छोटी मोटी दी हुई है। मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टीज विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, अगर आपका कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऐसी पोजीशन में है कि भाई आप डोमिनेट कर सकते हो सारी चीजें, तो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा, यूजुअली 100 होल्ली ओन सब्सिडरी। ओके, मीनिंग ऑफ स्पेशल पर्पस एंटिटी, ओके दैट्स रिलेटेड पार्टी। इफ रिमेंबर, अगर मेरी कोई सब्सिडरी है तो क्या मैं उसके हिसाब से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं? आंसर इज यस, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट है। तो एंटिटी में हैव ए सब्सटेंस कंट्रोल, और ये आप पढ़ चुके हो होल्डिंग और सब्सिडी के इसमें। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी कौन सी होती है? रिलेटेड कंपनी होती है, जिसमें होल्डिंग कंपनी सब्सिडी में 51% से ज्यादा वोटिंग पावर, 50% से ज्यादा वोटिंग पावर रखता है, याद है बड़ी, और वो कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। व्हाई हिट कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कंसर्न है ही नहीं। लॉ क्या बोलता है, तुम बोर्ड को कैसे कंट्रोल कर रहे हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम कंट्रोल कर रहे हो ना। आंसर इज यस। ओके, एग्जांपल, जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं। ओके, देख हम कौन सी लिमिटेड है, हम ऊपर वाले इसमें कौन सी लिमिटेड है? बी लिमिटेड है, और हमारे इसमें रिलायंस का खाली 2% इंटरेस्ट है, रिलायंस का 2% है, रिलायंस इज होल्डिंग 2% ओनली। अब मेरे को बताओ, क्या ये कुछ होल्डिंग सब्सिडी जैसा दिख रहा है क्या? नहीं, ये कंट्रोल भी नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं दिख रहा है, परसेंटेज पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ओके ये हमारी पॉलिसी बना पा रहा है। सर क्यों? क्योंकि हम उसको दे पा रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के अधिकार हमने रिलायंस को दे दिए। यानी हमारी कंपनी में, यूजुअली कंपनी में डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? 51% से ज्यादा वाले लोग, ओआर पास करना पड़ेगा डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, लेकिन इधर साला 2% है फिर भी वो कर रहा है। सर क्यों? क्योंकि रिलायंस की वजह से हमें दूसरे बिजनेस मिल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारे रिलायंस कस्टमर है, तो उसकी वजह से हमारे पास दूसरे कस्टमर आ रहे हैं, दूसरे जन हमारे ऊपर फेथ रख रहे हैं। दैट्स इट, ये एक राउंड हो सकता है। तो सब्सटेंस कंट्रोल, आप ध्यान रखिए, स्पेशल पर्पस में सब्सटेंस कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखिए। आप ये मत देखिए खाली कंट्रोल पैसे से हो रहा है, आप ये मत देखिए पैसे से कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट इज आवर डिस्कशन। क्या ये समझ में आया मालिक? हाँ या ना? ओके, पक्का? ओके, यहां तक अपन डेफिनेशन कवर करिए। अब एज ए ऑडिटर आपको आगे क्या बढ़ना है। अब पहला क्वेश्चन, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा है? देखो, ये अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है, तो कोई इशू ही नहीं है। ओके, यहां पर आरएमएम होने की संभावना कम है, लेकिन इसका नेचर ऐसा है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन का नेचर ऐसा है कि यहां पर आरएमएम ज्यादा होता है। और आपको शायद याद रहेगा, चैप्टर 3 में हम कल पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम क्लियरली डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3 में हम क्लियरली डिस्कस करेंगे कि भाई साहब, चैप्टर मैं वापस बोल रहा हूं, चैप्टर 3 का याद रखना भूलना मत। सिग्निफिकेंट रिस्क के टोटल 6 पॉइंट्स है। सिग्निफिकेंट रिस्क के 6 पॉइंट कौन से है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट रिस्क है, फ्रॉड सिग्निफिकेंट रिस्क है, एस्टिमेट सिग्निफिकेंट रिस्क है, ओके लॉ एंड रेगुलेशन सिग्निफिकेंट रिस्क है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट रिस्क है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट रिस्क है। 6 सिग्निफिकेंट रिस्क है। इसमें से किसमें इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है? 2 में, फ्रॉड और रिलेटेड पार्टी में। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन में इनहेरेंट रिस्क इतना ज्यादा है कि मैनेजमेंट सारी चीजें छुपा सकता है। अभी एग्जांपल मेरे को बताओ, अगर उन्होंने रिलेशनशिप बताई ही नहीं है, ओके, तो ट्रांजैक्शन भी नहीं बताना ही नहीं चाहते वो, क्योंकि अप्रूवल नहीं लिए होंगे, उन्होंने ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया होगा, किसी का अप्रूवल नहीं लिया होगा। मेरे को बताओ, 1760 ट्रांजैक्शन में तुझे कैसे मालूम पड़ेगा? 1760 सेल्स के ट्रांजैक्शन है, 1760 परचेज के ट्रांजैक्शन है, तेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसमें वो रिलेटेड पार्टी है? तो इसमें रिस्क ज्यादा है। यूजुअली अगर आर्म लेंथ प्राइस पे है, तो डिस्क्लोज करने के लिए दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं रहा तो दिक्कत आती है ना मालिक। यही आपका पहला आंसर है। मेनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ओके आर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, हाउएवर द नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन मे इन सम केसेस गिव राइज टू हायर आरएमएम। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन में क्या आरएमएम है या नहीं है? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन में आरएमएम है या नहीं है? तो आपका ये आंसर इस कंटेक्स्ट में आएगा। और ये आरएमएम ज्यादा होने की संभावना क्यों है? 3 कारण। रिलेटेड पार्टी में ऑपरेट थ्रू एन एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप, यानी ये इसका होल्डिंग उसका होल्डिंग मालूम है ना, सब्सिडी चेन ऑफ रिलेशनशिप, ओके, तो कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से उसमें अपने को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। सेकंड, इंफॉर्मेशन सिस्टम में नॉट बी इफेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो सिस्टम है जिसपे हम रिलाई कर रहे हैं, ओके, वो इफेक्टिव नहीं है, उससे मिस हो गया रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। एंड तीसरा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नॉट बी कंडक्टेड अंडर नॉर्मल मार्केट टर्म्स, यानी आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं हो सकता है। ये 3 कारण है, वापस मैं बोल रहा हूं, ये 3 पॉइंट क्या है? ये 3 पॉइंट कारण है जिसकी वजह से आरएमएम ज्यादा हो सकता है।
तो अगर मैंने आपको पूछा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन में आरएमएम ज्यादा है या कम है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन में आरएमएम ज्यादा है कम है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन में आरएमएम ज्यादा है या कम है, अगर मैंने ये आपसे पूछा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पहले आप लिखोगे यूजुअली ओके आरएमएम नहीं रहेगा, लेकिन उसका नेचर ऐसा है कि आरएमएम होने की संभावना है हायर आरएमएम। और उसके कारण क्या है? हायर आरएमएम होने के कारण क्या है? हायर आरएमएम होने के कारण क्या है? हायर आरएमएम होने के कारण क्या है? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या ये सबको समझ में आ रहा है मालिक? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? पक्के से? ठीक है। ओके अगला पॉइंट अंडरस्टैंडिंग। अब ये अगले दो क्वेश्चन को ध्यान रखना। ओके अगले दो क्वेश्चन है, शांति से दो क्वेश्चन को समझ लेना और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है। ओके तो ये है, और इसके अलावा एक आध कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा जो मैंने आपको क्लास में भी समझाया हुआ है कि कुछ मिला तो क्या करने का, अदर थिंग्स है। ओके ये हो गया एंड वी आर डन विद दिस स्टैंडर्ड आल्सो। तो सबसे पहले अगला पॉइंट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। तो ऑडिटर शैल इंक्वायर विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग, पहले सबसे पहले जाके इंक्वायरी करने का मैनेजमेंट से रिगार्डिंग। ओके आइडेंटिफाई द एंटिटीज रिलेटेड पार्टीज इंक्लूडिंग चेंजेस। आइडेंटिफाई एंटिटीज रिलेटेड पार्टी इंक्लूडिंग चेंजेस। तो सबसे पहले आप देखोगे एंटिटी के रिलेटेड पार्टी में चेंजेस कुछ हुए क्या, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन क्या थे और उसमें चेंजेस क्या हुए। सेकंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड दीज रिलेटेड पार्टी, यानी जो एंटिटी है और रिलेटेड पार्टी है उसमें नेचर क्या है। एंड तीसरा वेदर एंटिटी हैज एंटर्ड इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद दिस रिलेटेड पार्टी। तो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले ओके मेरे को बताओ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन को देखने के लिए आपको क्या करना होगा? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन को देखने के लिए क्या करना होगा मालिक? ओके मैं वापस बोल रहा हूं, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन को देखने के लिए क्या करना होगा, अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इंक्वायरी करनी होगी। क्या करनी होगी? तीन, मैनेजमेंट आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तीन वर्ड, आइडेंटिफाई ऑफ रिलेटेड पार्टीज कौन है, ओके या उसमें चेंजेस हुए हैं। सेकंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, होल्डिंग सब्सिडी कैसे क्या है, एंड इनके साथ कोई ट्रांजैक्शन हुए क्या। उसके बाद आपको इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट की। ओके शैल इंक्वायर मैनेजमेंट टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स इफ एनी दैट मैनेजमेंट हैज टू एस्टैब्लिश, यानी कंट्रोल्स कैसे है ये समझने के लिए। तो उसमें और इंक्वायरी मैनेजमेंट की क्या करोगे? तो मैनेजमेंट की इंक्वायरी करोगे आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर डिस्क्लोज फॉर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। आप कैसे ओके आपके कंट्रोल्स बताइए विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, उसके ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। सेकंड जो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के ट्रांजैक्शन है, क्या उसका अप्रूवल बराबर हो रहा है क्या। और तीसरा जो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है, क्या उसका अप्रूवल बराबर हो रहा है क्या। तो आई होप आपको याद होगा हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किससे अप्रूव करना चाहिए, ऑडिट कमेटी। और अगर आर्म लेंथ प्राइस नहीं है तो ऑडिट कमेटी तो अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में आपको मेंबर्स का भी अप्रूवल लगेगा। याद आया मालिक? दैट्स इट। ओके आगे देखो ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी, यानी आप कैसे ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करते हो, कैसे अप्रूव करते हो जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है रिलेटेड पार्टी के साथ में, और कैसे ऑथराइज करते हो, कैसे अप्रूव करते हो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये तीन पॉइंट हम क्या दिख रहे हैं, ये तीन पॉइंट है जो रेड में किया हुआ मैंने। आई होप आपको याद आएगा, नहीं याद आया तो प्लीज ध्यान दीजिए। ओके ये तीन जो रेड पॉइंट है, ये रेड पॉइंट से मैं कॉन्फिडेंस ले रहा हूं, ये रेड पॉइंट से मैं कॉन्फिडेंस ले रहा हूं। सर क्या कॉन्फिडेंस ले रहा हूं? ये रेड पॉइंट से मैं कॉन्फिडेंस ले रहा हूं, प्लीज सुनिए। ये रेड पॉइंट से मैं कॉन्फिडेंस ले रहा हूं कि कंट्रोल कैसे है। और पहले तीन पॉइंट जो ऊपर के ब्लैक है, इससे मैं समझ रहा हूं कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कैसी है। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, अगर मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ओके ऑडिटर को एंटिटी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन को समझना है, तो ये 3 पॉइंट प्लस 3 पॉइंट। लेकिन अगर मैंने बोला ऑडिटर को रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन के कंट्रोल्स के बारे में समझना है, किसके बारे में समझना है बड़ी? कंट्रोल्स के बारे में, तो सिर्फ रेड वाला कॉन्टेक्स्ट लिखने का है। तो याद रखना ओके यानी देखो अब देखो पोर्शन देखो कैसे गया। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। उसके बाद हमने पढ़ा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन में आरएमएम कितना होता है, ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने के 3 कारण। इसके बाद हम समझ रहे हैं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा एंटिटी में जाके, तो समझने के लिए क्या करना होगा, ये 6 पॉइंट। लेकिन मुझे कंट्रोल को समझना है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन के कंट्रोल को समझना है बड़ी, कंट्रोल को समझना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये 3 चीज। क्या ये समझा? कैन वी क्लोज ऑन दिस बड़ी? कैन वी क्लोज ऑन दिस बड़ी? कैन वी क्लोज ऑन दिस बड़ी? यस और नो मालिक? बढ़िया ओके। इसके बाद अगर आप देखोगे तो विनोद सर का एग्जांपल बहुत बार देता हूं मैं। विनोद सर के इसमें परसेप्ट के इसमें अब एंटिटी बहुत छोटी है, तो आपको लगता है इधर फॉर्मल पॉलिसी प्रोसीजर्स होंगे, आंसर इज नो। इसीलिए यहां पर कंट्रोल्स एकदम तोड़ होने की संभावना कम रहेगी। तो कंसिडरेशन अगर छोटी एंटिटी है, कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक टू स्मॉलर एंटिटीज बाय ऑडिटर, याद रखना ओके। कंट्रोल एक्टिविटीज इन स्मॉलर एंटिटीज आर लाइकली टू बी लेस फॉर्मल एंड स्मॉलर एंटिटीज हैव नो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। तो इधर क्या करना पड़ेगा, इधर आपको विनोद सर से पूछना पड़ेगा और उनसे ही समझना पड़ेगा क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है,
से ही आपको इंक्वायरी करके करना पड़ेगा। ओके, कैसे करते होंगे, बस दैट्स इट। इसके अलावा उनके पास, आपके पास ऑप्शन नहीं है। और ये होने के बाद द लास्ट आंसर इज बेसिकली हाउ कैन ऑडिटर वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। मुझे बताइए, मैनेजमेंट ने जो दिया हुआ है, ओके, आपको दिए हुए एग्जांपल मैनेजमेंट ने दिए 15 रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और 50 ट्रांजैक्शन, आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये बरोबर है कि नहीं है? तो इसके लिए स्टैंडर्ड बोलता है बी अलर्ट, और सारी चीजें चेक करते वक्त अलर्ट रहिए। ओके, तो ऑडिटर शुड मेंटेन अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन व्हाइल रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। एंटिटी इनकम टैक्स रिटर्न्स चेक करो, इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी चेक करो, शेयर होल्डर रजिस्टर चेक करो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैनेजमेंट देखो, एंटिटीज इन्वेस्टमेंट चेक करो, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स विद की मैनेजमेंट देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स चेक करो, स्पेसिफिक, ओके, सिग्निफिकेंट, ओके, स्पेसिफिक इनवॉइसेस करेस्पॉन्डेंस देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चेक करो। इसको याद रखने के लिए, रटने करने के लिए मैंने पॉइंट बताया था। सबसे पहला, ओके, ये 2 पॉइंट तो आपके दिमाग में रहे, इनकम टैक्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये क्लियर रहा, इनकम टैक्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ये क्लियर रहा। ओके, इसके अलावा भी आप सेबी वेबी को या कुछ लिस्टेड पॉइंट को देते हो, वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा फिर शेयर होल्डर रजिस्टर चेक करिए, उसमें इन्वेस्टमेंट किसका कितना है, उससे परसेंटेज से समझ में आएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट चेक करिए। ओके, अब शेयर होल्डर रजिस्टर और इन्वेस्टमेंट, ओके, एंटिटी का इन्वेस्टमेंट, ये दो चेक करिए। ओके, यानी शेयर होल्डर रजिस्टर, ओके, अपने में किसका इन्वेस्टमेंट है और अपन ने किसमें इन्वेस्टमेंट किया, ये दो चेक करिए। ये दो का कॉन्टेक्स्ट साथ में बैठ जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट और की मैनेजमेंट के साथ कौन सा एग्रीमेंट्स है, ओके, ये चेक करिए। ओके, एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स आप एडिशनली चेक करो। ओके, तो यानी यहां पर 4th और 6th को ध्यान रखो, मैनेजमेंट। और उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज KMP की लेते हैं अपन, की मैनेजमेंट पर्सनल, तो अपने को समझेगा वो रिलेटेड पार्टी रहेगा, तो उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन हुआ है वगैरह हुआ है, ये ध्यान में रखना। ओके, यहां तक की कहानी आपकी 550 की है, और 550 का कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझा दिया। लेकिन आपको ये भी मैं समझा देता हूं, जो ऑल टुगेदर आपको एक एडिशनली आंसर याद रखना था, मैंने आपको बताया था और मैंने क्लास में लिखाया भी उसको। मैं आपको बता देता हूं सीन क्या है। अगर मैंने ये ऑडिट किया, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन का ऑडिट किया, और इसमें मुझे मालूम पड़ा कोई नई रिलेशनशिप हुई, न्यू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप मालूम पड़ी या न्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मालूम पड़ा, दोनों में से कुछ तो नया मालूम पड़ा, तो पहले क्या करने का, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन अपनी टीम के साथ शेयर करने की। किसके साथ शेयर करने की? टीम के साथ। और टीम को बोलने का ये नाम, ओके, जो हमें मिला है या ट्रांजैक्शन नया मिला है, ऐसे ट्रांजैक्शन ढूंढो। ओके, नया कुछ मिस हो सकता है, मैनेजमेंट जानबूझकर बता रहा है कि नहीं बता रहा मालूम नहीं, पर ऐसे मुझे नाम, इस नाम के सारे ट्रांजैक्शन चाहिए, या एक ट्रांजैक्शन नया मिला है तो ऐसा हो सकता है और ट्रांजैक्शन छुपे होंगे, प्लीज ढूंढिए। सेकंड, फिर मैनेजमेंट के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करिए। पहले मैनेजमेंट को शेयर नहीं करने का, पहले टीम को शेयर करने का, फिर मैनेजमेंट को शेयर करने का, और मैनेजमेंट को बोलने का भाई ये कैसे मिस हो गया। फिर पता करने का मैनेजमेंट ने जो इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी थी, क्या वो फ्रॉड है क्या? अगर फ्रॉड है तो 240 साथ में फॉलो करिए। और उसके बाद देखिए इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट 705 देने की जरूरत है या नहीं है। ओके, दैट्स हाउ द कॉन्टेक्स्ट वर्क्स, दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट विल वर्क इन पर्टिकुलर पॉइंट। क्या ये पॉइंट सबके दिमाग में गया मालिक? क्या ये पॉइंट सबके दिमाग में गया क्या? That's it. This is our end with respect to your 550 and this brings the last standard of this particular chapter. तो हमने ओके कल के 2.5 घंटे में, मतलब 2.5 घंटा था, और आज के ऑलमोस्ट 4.5 घंटे में डिटेल्ड में ओके मैंने ये कवर कर लिया चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये डिटेल में आपका चैप्टर पूरा का पूरा कवर्ड है, पूरा का पूरा कवर्ड है मालिक, डिटेल्ड में। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, एंड अगर इसको फास्ट रिवीजन करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1-1.5 घंटे में आपका फास्ट रिवीजन हो सकता है। फास्ट रिवीजन कैसे हो सकता है? 1-1.5 घंटे में चार्ट बेस। तो चार्ट बेस अगर आपको रटने हैं पॉइंटर्स तो चार्ट बेस रिवीजन कर लीजिए। ओके, तो अगर ये वाला कॉन्टेक्स्ट होने के बाद दिस ब्रिंग टू द लास्ट स्टैंडर्ड मालिक, एंड दैट इज योर 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सर, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स का कॉन्टेक्स्ट क्या करने का, एनालिटिकल प्रोसीजर्स का कॉन्टेक्स्ट क्या क्या रहेगा? तो सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर का डेफिनेशन अच्छे से याद रखते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहले ये ध्यान रखिए, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं। कैसे? बाय एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ओके, ये याद रखना। और इसके साथ में ऐसा भी है कि यहां पर हम ओके और एक चीज ध्यान रखना, एनालिटिकल प्रोसीजर में ये तो करते ही करते हैं, साथ में हम फ्लक्चुएशंस अगर आता है, फ्लक्चुएशंस आता है, क्या आता है बड़ी? फ्लक्चुएशंस, आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस मिलता है, हम उसको भी एनालिसिस करते हैं। यानी अगर हमने कुछ प्रेडिक्ट किया है और एक्चुअल है, दोनों को कंपेयर किया और दोनों में डिफरेंस मिला, तो हम उसको भी एनालिसिस करते हैं। दैट इज नथिंग बट ओके एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे जा रहा है? प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट मालिक। ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे जा रहा है? प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। सब लोग मेरे साथ में मालिक? यस और नो? बढ़िया। ओके, तो सबसे पहले ओके पहला क्वेश्चन आता है एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए। एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए मुझे कुछ कंपैरिजन करना होगा, बिना कंपैरिजन के एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं होगा। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर का बेस्ट एग्जांपल टू रिमेंबर, मैंने क्लास में कितनी बार समझाया और ये चीज आपको याद होगा। क्रिएट एक्सपेक्टेशन, कंपेयर विद एक्चुअल, डिफरेंस अगर अनयूजुअल आया तो इन्वेस्टिगेट करो, यही था मालिक। लेकिन ध्यान रखना, एनालिटिकल प्रोसीजर आप टोटल एनालिटिकल प्रोसीजर कितनी बार करते हैं मालिक? 3 बार।
पहला ऐसे 315 में ओके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, याद आया, IAOI याद आया। दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं हम कब करते हैं, ओके ड्यूरिंग टेस्टिंग, जब ऑडिट कर रहे हैं। एंड तीसरा हम कब करते हैं, कंप्लीशन। तो तीन टाइमिंग, पहले मैं उसको क्लोज कर रहा हूं। टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर तीन है, प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन। प्लानिंग के लिए आपका जो स्टैंडर्ड है ऐसे 315 है, और टेस्टिंग एंड कंप्लीशन में ऐसे 520 कवर करता है। ओके कंप्लीशन के लिए याद आ रहा है क्या कुछ, कंप्लीशन के लिए याद आ रहा है, कंप्लीशन मतलब कब करने का, कंप्लीशन मतलब कब करने का, बड़ी कंप्लीशन मतलब कब करने का, कंप्लीशन मतलब कब करने का, कंप्लीशन मतलब कब करने का, ईयर एंड नहीं। ओके जब ऑडिट कंप्लीट करने आएंगे हमारे हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमको यहां पर रीअसेसमेंट ऑफ RMM करना है कि नहीं करना है। याद आया मालिक, कंप्लीशन में याद आया, ये वाला आंसर है। टेस्टिंग में हम जो कर रहे हैं वो डिस्कशन ये कर रहे हैं, तो ये मेनली आंसर टेस्टिंग का रहेगा। ओके तो ये याद रखना। तो हम स्टैंडर्ड 520 में हम दो एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, एक टेस्टिंग में, एक कंप्लीशन में। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, समझने से ज्यादा याद आ रहा है क्या मालिक? ओके टेस्टिंग और कंप्लीशन में। तो कंप्लीशन में करना मतलब क्या करना, ओके हमारी अंडरस्टैंडिंग और एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बराबर मैच हो रहा है कि नहीं। और टेस्टिंग में ओके हम कंपेयर करेंगे इंफॉर्मेशन और कंपेयर करके हम कॉन्फिडेंस लेंगे। इसीलिए व्हाट इज एन स्कोप ऑफ 520 का स्कोप कर लीजिए। दो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, टू ऑब्टेन रिलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस, ये टेस्टिंग का, एंड टू डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर नियर टू द एंड ऑफ द ऑडिट दैट असिस्ट द ऑडिटर इन परफॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड कंपेयर विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव आपके लिए टेस्टिंग का है, दूसरा ऑब्जेक्टिव कौन सा है मालिक, दूसरा ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू योर ईयर एंड वाला, ईयर मतलब ओके कंप्लीशन वाला कॉन्टेक्स्ट। ओके अब एनालिटिकल प्रोसीजर में अगर हमें एक्सपेक्टेशन करना है, क्रिएट एक्सपेक्टेशन करना है, तो हमें डेटा लगेगा, ट्रेंड एनालिसिस लग सकता है, रेशियो एनालिसिस लग सकता है, ओके रीजनेबलनेस वेरिफिकेशन लग सकता है। तो क्या हमें डेटा लगेगा, हम डेटा कौन सा लेंगे, हम अपना डेटा किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर 5 पॉइंट है, क्वेश्चन को ध्यान रखना। द इन एनालिटिकल प्रोसीजर द डेटा कैन बी कंपेयर्ड विथ व्हाट। तो एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हैविंग कंसीडरेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन से के साथ। तो पहला इट कैन बी कंपेयर्ड विथ प्रायर पीरियड, इट कैन बी कंपेयर्ड विथ बजट्स, इट कैन बी कंपेयर्ड विथ सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, it can be compared with predictable pattern, GP margin, gross profit margin, याद आया क्या GP margin, 40% GP है हमेशा, ग्रॉस प्रॉफिट 40% रहता है, 40% ये हम कंपेयर करेंगे 40% आया कि नहीं आया। एंड लास्ट इट कैन बी कंपेयर्ड विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल का एग्जांपल, ओके एवरेज सैलरी बताइए। ओके और जहां रीजनेबलनेस वेरिफिकेशन में आपने कितनी बार एग्जांपल दिया है, मुझे होटल का सेल्स देखना है, मेरे को एक होटल में ऑडिट करने गया, उन्होंने बोला हमारा 2 करोड़ का सेल हुआ है। अब याद करके देखा, ओके मैंने क्या बोला था, हम नंबर ऑफ रूम्स चेक करेंगे, हम नंबर ऑफ रूम चेक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट, एवरेज रेट रूम निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ रूम निकालेंगे, क्योंकि कोई रूम स्वीट क्लास का होगा, सूट क्लास का, ओके कोई डिलक्स होगा, कोई एवरेज होगा, ऐसा होगा, उसका एवरेज निकालेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी रेट करेंगे, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कितना रहा, और उसके हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो हम कंपेयर करेंगे सेल्स के साथ। और अगर इस पे कॉन्फिडेंस आ गया, नजदीक में आया, ओके वी आर गेटिंग कॉन्फिडेंस, सो वी कंपेयर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये नंबर ऑफ रूम्स नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो टेक्निकली ये 5 पॉइंट है, क्वेश्चन को ध्यान रखना है। एनालिटिकल प्रोसीजर में ओके कंपैरिजन किसके साथ होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन किसके साथ होता है, सब लोग मेरे साथ है। एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन किसके साथ होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन किसके साथ होता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में बताओ कंपैरिजन किसके साथ होता है, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लैरिटी है। एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन किसके साथ होता है, क्या ये क्लैरिटी है एवरीवन, ठीक है। ओके उसके बाद पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, टाइमिंग वी हैव डिस्कस। पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपैरिजन करना है, रिलेशनशिप एसेस करनी है और अकाउंट बैलेंसेस अनदर डेटा रीजनेबल है कि नहीं देखना है। याद होगा तो इसका पूरा एक पैराग्राफ मैंने समझाया आपको, बैलेंस शीट सही है कि नहीं है। ओके बैलेंस शीट के साथ में अपन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर है कि नहीं है। बैलेंस शीट अकेला वेरीफाई नहीं किया जा सकता, तो बैलेंस शीट हमेशा पीएनएल के साथ में वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन पीएनएल अकेला वेरीफाई किया जा सकता है, ट्रेंड के बेसिस पे देखा जा सकता है, या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन प्रेडिक्टेबल पैटर्न पे देखा जा सकता है। एंड हम एक्चुअल देखेंगे और एक्चुअल में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा उसके हिसाब से काम करेंगे। दैट इज नथिंग बट पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर में याद रखने का कभी भी बैलेंस शीट में कॉन्फिडेंस लेने का, पीएनएल में कॉन्फिडेंस लेने का, और उसके हिसाब से ओके डिफरेंस कैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, ये चेक करने का। ये वाला कॉन्टेक्स्ट खत्म। एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग इन ऑडिट, ओके ये अपन 315 से करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ओके ये अपन ऑलरेडी कर रहे हैं। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, द ऑडिटर में इंक्वायर मैनेजमेंट टू अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अब शांति से याद करना, क्योंकि अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि याद नहीं आया तो गड़बड़ करोगे। फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है, ये सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर
प्रोसीजर मतलब एसपी, ओके, और एसपी इंक्लूड्स टू थिंग्स, तोड़ एंड साप। तोड़ एंड साप मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर इज नथिंग बट सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और उसमें तोड़ करते हैं नहीं तो साफ करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, मालूम है क्या, फैक्टर्स क्या होंगे कि मैं तोड़ करूं या साफ करूं या दोनों करूं। तो इसके 7 फैक्टर्स दिए हुए आपको। पहला, अगर डेटा अवेलेबल है तो साफ करिए, ओके, अगर डिसएग्रीगेट अवेलेबल है तो साफ करिए, ओके, अकाउंट टाइप क्या लेना है, कॉन्फिडेंस, साफ करिए, सोर्स क्या है, साफ करिए, सोर्स अगर अच्छे से अवेलेबल है तो साफ करिए, प्रेडिक्ट हो सकता है तो साफ करिए, असर्शन का कॉन्फिडेंस क्या चाहिए, साफ करिए, एंड इनहेरेंट रिस्क एंड व्हाट कुड गो रॉन्ग, अगर आरएमएम ज्यादा है तो तोड़ करिए, साफ मत करिए। उसके एग्जांपल मैं समझाते जाता हूं। डेटा जितना अवेलेबल रहेगा, पास्ट ईयर के डेटा अवेलेबल होंगे तो ही तो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे ना बड़ी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इज मैटर फॉर साफ। अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो तोड़ ही करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ डिटेल चेक करना पड़ेगा। सेकंड, जितना डिसएग्रीगेट रहेगा उतना आप साफ अच्छा रहेगा, जितना एग्रीगेट रहेगा उतना साफ अच्छा नहीं रहेगा। ये आप आपके पास मैंने ओफू लिखा है था, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसको चेक कर सकते हो आप। ओके, जहां पर आप जितना एग्रीगेट, अच्छा जब 315 में करते हैं अपन एग्रीगेट साफ करते हैं, जब अपन यहां पर 520 में करते हैं डिसएग्रीगेट होना चाहिए। ओके, तीसरा अकाउंट टाइप, भाई साहब मेरे को बताओ बैलेंस शीट और पीएनएल किसमें साफ करना आसान है। ओके, पीएनएल में, बैलेंस शीट में साफ करना मुश्किल है, बैलेंस शीट में तोड़ करना चाहिए। सोर्स, अगर सोर्स ऑलरेडी मालूम है, ओके, तब जाके अगर कोई अनयूजुअल इवेंट्स हुआ है, पहली बार हुआ है, कहां से साफ करेंगे, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कहां से करेंगे, तब हम तोड़ करेंगे। उसके अलावा प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए तो ही हम साफ कर सकते हैं। ओके, जैसे बैलेंस शीट में प्रेडिक्टेबल करना मुश्किल है, लेकिन बैलेंस शीट विद पीएनएल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे डेटर्स विद सेल्स का रेशियो, सेल्स डेटा का रेशियो, बैलेंस शीट कैन बी डन विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एंड नेचर ऑफ असर्शन, ईआरसीवी, एग्जिस्टेंस चेक करना है, मेरे को बताओ इन्वेंटरी का एग्जिस्टेंस चेक करना है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पॉसिबल है क्या, नहीं, तोड़ ही करना पड़ेगा। लेकिन कंप्लीटनेस चेक करना है, कंप्लीटनेस, इतनी इन्वेंटरी थी लास्ट ईयर, 5 साल से इतनी इन्वेंटरी चलती है, इस साल में कितनी इन्वेंटरी रहेगी, दैट कैन बी यूज्ड एज साफ। ओके, एंड आरएमएम ज्यादा रहा तो तोड़ करना चाहिए, साफ नहीं करना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है? बट क्वेश्चन को ध्यान रखना, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है बड़ी? ओके, मेरे ख्याल से ऑनलाइन पंटर लोग सब लोग ने ये नोट कर लिया है। ओके, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या है? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या है? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या है? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, परफेक्ट, तोड़। ओके, अगला पॉइंट, टेक्निक्स फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करने के लिए टेक्निक कितनी है? ये तो चुमू आंसर सबको आना चाहिए। ट्रेंड, रेशियो, रीजनेबलनेस टेस्ट मैंने अभी बता दिया था, एंड स्ट्रक्चर मॉडलिंग। Trend analysis is commonly used technique. It is a comparison of current data with prior period, okay, balances और trend of 2 or more prior period balances. ये सिर्फ और सिर्फ P&L में होता है। Ratio analysis is useful in analyzing asset and liability account, well as revenue and expense. तो अगर बैलेंस शीट के इसमें अपने को एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना है तो रेशियो ही बेटर है। लेकिन अगर P&L में करना है तो रेशियो भी हो सकता है, ट्रेंड भी हो सकता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपैरिजन करना है, स्टॉक कंजम्पशन एनालिसिस करना है, स्टॉक कंजम्पशन कितना हुआ, डब्ल्यूआईपी में कितना है, ओके, मैंने सेल्स का बताया, एवरेज सेल्स कितना है, एवरेज डेप्रिसिएशन कितना है, एवरेज सैलरी कितनी मिल रही है, ओके, एवरेज सैलरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना है तो रीजनेबलनेस टेस्ट। द एनालिटिकल प्रोसीजर डज नॉट रिलाई ऑन इवेंट्स प्रायर पीरियड बट अपॉन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ ऑडिट पीरियड। नॉन फाइनेंशियल डेटा को भी यूज कर सकते हो आप। एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, ओके, मॉडलिंग टूल कंस्ट्रक्ट स्टैटिस्टिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मेथड से करोगे। तो ये 4 में से आप देखिए क्या करना है। ओके, ये टेक्निक यूज कर सकते हो। क्या ये समझा बड़ी? अब क्वेश्चन आता है, जब मैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहा हूं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर खत्म हो चुका है, मिक्स मत करिए। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब मैं बोल रहा हूं जब सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहा हूं, तब क्या ध्यान में रखूंगा? जब मैं डिजाइन कर रहा हूं, व्हेन आई एम डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, व्हाट फैक्टर्स ऑडिटर शैल कंसीडर। तो ये फैक्टर्स कब ऑडिटर कंसीडर करेगा? जब वो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा। 4, डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ particular substantive analytical procedure. Second, reliability of data. Third, develop an expectations and okay, determine the amount of difference है जिसको investigation लगेगा या नहीं लगेगा। Without investigation okay है। तो 4 पॉइंट, सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन एंड डिफरेंस कितना आता है, ये 4 चीजें आप ध्यान रखिए। सुटेबिलिटी पहला पॉइंट याद रखना। अब ये नीचे के आगे के 8.8, 8.9, 8.10, ओके, एंड 8.11 ये और 8.12 का ये पांचों पॉइंट इज नथिंग बट ये 4 का एक्सप्लेनेशन। पहला पॉइंट सुटेबिलिटी, तो भाई देखिए जितना ज्यादा लार्ज वॉल्यूम होगा साफ करना आसान होगा। ओके, जैसे एग्जांपल ट्रेंड एनालिसिस, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, और रेशियो एनालिसिस भी हो सकता है। डिपेंड अपॉन ऑडिटर्स असेसमेंट ऑन हाउ इफेक्टिव इट विल बी इन डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट, तो वो साफ करेगा। ओके, अगर उसको लगता है भाई इससे मिसस्टेटमेंट नहीं मिलने वाला है तो वो तोड़ करने वाला है।
इवन एन अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल में बी इफेक्टिव। एग्जांपल भाई, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग जरूरी नहीं है, स्टैटिस्टिकल जरूरी नहीं है, इसमें आप ट्रेंड रेशियो वगैरह भी यूज कर सकते हो। ओके, तो टेक्निकली सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी मतलब क्या है, ये चार में से कौन सा सुटेबल है वो देखिए, चार में से जो सुटेबल होगा उसके साथ जाइए। सेकेंड, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। अब आ गया स्टार मार्क कंफ्यूजन। अगर आपको याद है, अगर क्वेश्चन याद था, मैंने कल क्वेश्चन 2 करवाए थे 500 के अंदर। पिछले जो लेक्चर ये देख रहे हैं अभी, पार्ट 1 का लेक्चर देखना, मैंने 500 में आपको बताया था रिलायबिलिटी। अगर क्वेश्चन आया रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, पहला फैक्टर्स, ओके 500 का स्टार्टिंग वाला। सेकंड आया, मुझे जो ऑडिट एविडेंस मिला है, वो रिलायबल होना चाहिए ना। ओके, वो कैसे रिलायबल होगा, सफिशिएंटली रिलायबल कैसे होगा, तो उसका सेकंड आंसर मैंने मार्क करवाया था। अब तीसरा, एनालिटिकल प्रोसीजर में जो डेटा यूज किया जा रहा है वो रिलायबल होना चाहिए, नॉन रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल। ये क्वेश्चन वापस रिलायबिलिटी का, लेकिन 520। तो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा विच इज यूज्ड इन एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी देखो मेरे को बताओ, ट्रेंड के लिए मुझे पास डेटा लगेगा। ओके, अच्छा, बजट भी लग सकता है, फ्यूचर वाला डेटा भी लग सकता है, इंडस्ट्री का डेटा भी लग सकता है। अब मेरे को बताओ, क्या ये डेटा ऐसा ही होना चाहिए, कैसा भी होना चाहिए, भगवान भरोसे होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल। तो रिलायबिलिटी के लिए क्या करना है वो डिस्कशन अपन कर रहे हैं। तो भाई इसमें क्या देखोगे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, इंटरनल एक्सटर्नल वाला कॉन्टेक्स्ट आपको ऑलरेडी पता है। सेकंड, कंपैरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपैरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन कंपैरेबल है क्या आपस में, ओके, अरे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कंपैरेबल होनी चाहिए ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मैं बजट ले रहा हूं तो उसमें आप एसएम में आप पढ़ चुके हो, गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स आर मोर क्लियर, वो बेटर रहेगा, गोल सही नहीं रहेगा। एंड कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर उस इंफॉर्मेशन बनाते हुए कंट्रोल्स थे, अच्छे थे, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो। तो सर ये 4 पॉइंट का क्वेश्चन क्या है मालिक, ये 4 पॉइंट का क्वेश्चन एकदम सिंपल है। जो डेटा एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में यूज किया जा रहा है, जो डेटा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में यूज किया जा रहा है, मेरे को बताइए वो रिलायबल होना चाहिए कि नॉन रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल कैसे होगा, 4 सोर्स कैसा है उसका, कंपेरेबिलिटी, वो इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तीसरा, ओके, नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, बजट होना चाहिए, पर बजट में भी प्रिसाइज डेटा होना चाहिए ना। एंड चौथा सिनेरियो, ओके, आपका जो इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो उस पे कंट्रोल है या नहीं है, प्रिपरेशन जब वो प्रिपेयर किए थे उस पे कंट्रोल थे या नहीं थे। क्या ये समझ में आया मालिक, एवरीबॉडी? ओके, अब तीसरा पॉइंट, जो एक्सपेक्टेशन आप बनाओगे, क्या एक्सपेक्टेशन भगवान भरोसे बनाओगे या सफिशिएंटली प्रिसाइज बनाओगे, सफिशिएंटली प्रिसाइज। तो एक्सपेक्टेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज होने के लिए ओके आपको 3 चीजें देखनी है। जो डेटा आप यूज कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, पहला सीन, बढ़िया। जितना डिसएग्रीगेट होगा उतना आपका इंफॉर्मेशन जबरदस्त होगा, एक्यूरेट होगा। एंड तीसरा, ओके, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो क्वेश्चन क्या आएगा, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड टू एंश्योर दैट द एक्सपेक्टेशंस व्हिच आर डन इन सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इज सफिशिएंटली प्रिसाइज। जो ऑडिटर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर जो एक्सपेक्टेशन तैयार कर रहा है वो सफिशिएंटली प्रिसाइज होने के लिए फैक्टर्स कितना होने चाहिए, 3। ओके, डेटा कितना एक्यूरेट है, डेटा कितना डिसएग्रीगेटेड है, एंड डेटा अवेलेबल है कि नहीं है फॉर फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा। बात खत्म। एंड उसके बाद आप डिफाइन कर लीजिए मटेरियलिटी, अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल। यानी इतना मटेरियल है, कोई मटेरियल के नीचे है कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल के ऊपर गया तो दिक्कत आएगी ना। The auditor's determination of amount difference from expectation that can be accepted without further investigation। लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेशन मतलब वो मटेरियलिटी के ऊपर गया तो क्या करने का, इन्वेस्टिगेशन में पहला क्या करने का, इंक्वायरी, मैनेजमेंट ये क्यों हुआ, ये अलग क्यों आया, मेरे को बताओ कि एक्सपेक्टेशन से तो इतना आना चाहिए था, ओके इस बार ये ज्यादा क्यों आया। तो मैनेजमेंट बोलेगी हमने बिजनेस ऐसे किया, ऐसे किया, वैसा किया, ये बताइए मैनेजमेंट। तो वो देखिए और उसके हिसाब से अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करिए। तो आपको 2 चीज करनी होगी, इंक्वायरी एंड अदर। पर इंक्वायरी अदर कौन सा करना होगा, नेसेसरी, उससे वो मैनेजमेंट जो बोल रहा है उसके हिसाब से आप कोऑपरेट करिए। एंड लास्ट वाला तो अपन ने अभी डिस्कस कर लिया। ओके, जब ईयर कंप्लीट होगा ऑडिट, आप ओवरऑल कंक्लूजन के लिए कंक्लूड कर लीजिए। ओके, कंपेयर करिए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अपना ओके अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों कंपेयर करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई ये है तो रीअसेसमेंट ऑफ आरएमएम करिए। क्या ये समझ में आया? दैट्स इट, दैट्स योर चैप्टर 4। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 4 की कहानी, आई होप यू आर कंफर्टेबल। चैप्टर 4 में हमने सारा का सारा कवर कर लिया है, कहीं पर भी कुछ छोड़ा नहीं है वैसा। ओके, तो प्रिसाइजली ओके रिवीजन इज डन फॉर चैप्टर 4। तो कुरुक्षेत्र वाला कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर 4 इज डन। तो कुरुक्षेत्र में अभी अपन बचे हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक मेजर पोर्शन चैप्टर 3 और उसके अलावा एक स्पेशल ऑडिट वाला करेंगे अपन। तो कल और परसों में जैसे भी ये पॉइंट होते रहेगा ये होएगा। और मैं आपको अभी एक घंटे भर में मैसेज करता हूँ क्या सीन है। ओके, इफ आई एम नॉट ट्रैवलिंग आई विल बी डूइंग क्वेश्चन बैंक इन आफ्टरनून, और अगर है तो फिर अपन कल वाले इसमें देखेंगे मालिक। ठीक है बड़ी? तो मालिक ये वीक में अपन क्लोज, ये वीक में तो अपना ऑडिट खत्म कर लेंगे और एसएम को 1-2 दिन में मैं चालू करूंगा शाम के इसमें। तो बड़ी जो वीडियो पे आ रहे हैं या भी आ रहे हैं ओके प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाइज आपको बहुत तोड़ मिलेगा मालिक, गारंटी है। ओके, आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी देख लीजिए, कहीं पर भी दिक्कत आए तो बता